हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं आपका लोग का स्वागत करता हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है। मैं आप लोग को सिखाऊंगा साइंस। जैसे मैं आप लोग को साइंस पढ़ाऊंगा और ये मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उससे पहले मैं आप लोग को अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है तेजस उपाध्याय। मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से, यानी अपने कानपुर से, यूपी कानपुर। ठीक, मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ साइंस। हमारा आज पहला टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मैं इसका एक एक डिटेल में लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूँ। जो जो इसके बीच में क्वेश्चंस आएंगे मैं उसको भी बीच बीच में सॉल्व करवाता रहूँगा। आप बने रहिए इसी वीडियो पे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, समझ लिया, आपको कोई भी केमिस्ट्री में इस चैप्टर में पीछे नहीं छूट सकता। मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। अपना हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप लोग अपने सराउंडिंग में जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं, वो सब जितनी आपके आसपास चीज़ें रखी हैं, वो सब एक मैटर से बनी हैं। मैटर से जो जो आप देखते हैं उस सब के डिफरेंट शेप, साइज, टेक्सचर होते हैं। बच्चों, हम लोग जो खाते हैं, खाना, हवा जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, जिसमें वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, ये सब एग्जाम्पल है मैटर के। मैटर के बच्चे दो ही कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक आप लोग बताइए। आशा करता हूँ आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, मगर फिर भी बताता हूँ। एक पहला रहता है, मैटर जो है ऑक्यूपाई करता है स्पेस, यानी उसका वॉल्यूम रहता है। कोई भी हो मैटर, उसका वॉल्यूम ज़रूर रहता है। बिना वॉल्यूम, अगर उसके पास वॉल्यूम नहीं होगा तो हम लोग उसे मैटर कंसिडर नहीं कर सकते। और दूसरा हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक है क्या? मास। एक कोई भी जो है मैटर, उसके अंदर एक भार यानी वेट, मास जरूर होगा, यानी वो थोड़ा हो मगर होगा ज़रूर। जिस भी मैटर के अंदर अगर मास नहीं है तो हम उसे मैटर क्लासिफाई ही नहीं कर सकते। मास रहना एक मैटर के लिए बहुत ज़्यादा अति आवश्यक चीज़ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे, इन लोगों ने इस मैटर को क्लासिफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट में, जो कि एयर, वाटर, फायर, स्काई, अर्थ, ये सब में क्लासिफाई किया था। इन सबको नाम दिया था पंच तत्व, यानी पंच तत्व मतलब 5 चीज़ें, पंच। आगे चलते हैं। उन लोगों ने उनके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे आसपास की चीज़ें बनी हैं, वो सब इन्हीं पंच तत्व से मिलकर बनी हैं। आजकल के मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने इवॉल्व किया है 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उन लोग और मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे उनको डिवीज़न कर दिया है। इस चैप्टर में मैं आपको समझाने वाला हूँ केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। हम लोग का पहला टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बच्चों, आप जितने भी मैटर देखते हैं आसपास, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स में, टाइनी पार्टिकल्स से बनता है, जिसको हम कभी देख नहीं सकते अपनी नेकेड आइज से। इवन हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से भी देखना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है, उससे भी इस सबको देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये इतना स्मॉल होता है कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कितना स्मॉल है। हमारा फर्स्ट है, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी यानी किलोग्राम, और ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब। कॉमन है ये वॉल्यूम को मेजर करने के लिए ये यूनिट। हमारे यहाँ पे देखिए कुछ डेरिवेशन वगैरह लिखा है यहाँ पे, एक्सटेंड वो नहीं आपको कन्वर्जन में काम आता है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आप अपना दूसरा टॉपिक। ठीक है, तो अपने आसपास जितने मैटर हैं वो सब किससे बने हैं? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से, जिसको हम क्या बुलाते हैं? एटम। हमने आपको बता दिया कि मैटर जो है पार्टिकल से बना है, आपने समझ लिया, मगर एक प्रूव करना पड़ेगा ना बेटा। देखो, साइंस में आपको हर चीज़ प्रूफ से मिलती है। साइंस में आप फिलॉसफी नहीं लिख सकते, तो आपको हर चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा। उसी के प्रूफ के लिए हम लोग करेंगे अपना दूसरा, हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। ठीक, यानी इसमें हम लोग एक्टिविटी करेंगे, यानी एक्सपेरिमेंट, जिसमें लिखा है टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। यानी 2-3 क्रिस्टल लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, से 100 ml पानी में डिसॉल्व करेंगे।
सो आप लोग को एक कीवर्ड बता रहा हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ये यहाँ पे दिया नहीं हुआ मगर ये बेसिक क्वेश्चन है, आ सकता है। सो आप साथ में अपने नोट्स बनाते चलिएगा, इससे आपको आसानी होगी एंड तक पहुँचने में, ठीक है। आप मुझसे मैच कर पाएंगे ऐसे ही। सो उसमें आपको टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। Take out 10 ml of this solution and put it into another 90 ml clear water. Keep diluting the solution like this to 5 to 8 times. Is the water still colored? So बच्चों यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि हमें कम से कम 5 से 8 बीकर लेने हैं। जो हमारा पहला बीकर रहेगा उसके अंदर हमें डालना है 100 ml वाटर, और बाकी बीकर जितने बचेंगे उसमें डालना है 90 ml वाटर। और जो 100 ml वाला जो रहेगा अपना बीकर, उसके अंदर हमें डालना है 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के। तो वो बहुत ही डार्क पर्पलिश कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन। तो उससे ये कह रहे हैं कि हमें 10-10 ml एक टेस्ट ट्यूब से उठा के अगले 90 ml में डालते रहना है। ऐसे ही हमें प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक हमारे सारे बीकर में 10-10 ml ना हो जाए, ठीक है। समझ गए आप बात को? सो अब आप देखिएगा एंड तक जाते जाते वो जो वाटर का कलर है वो बहुत ज़्यादा लाइट पिंक होने लगेगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों, आइए समझते हैं। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें बताया जा रहा है यहाँ पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो कितने छोटे हैं। सो आप लोग आप समझिए, ये देख सकते हैं आप लोग, सॉरी ज़्यादा जूम हो गया। दिस एक्सपेरिमेंट शोज a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर। यानी कह रहे हैं छोटे छोटे क्रिस्टल उसके जो हैं वो लार्ज वॉल्यूम यानी लगभग 1000 लीटर पानी का कलर चेंज करने के लिए काफ़ी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने छोटे हैं। यहाँ लिखा भी है एक जो क्रिस्टल रहता है वो कई मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से बना है, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। जो अपने आप ही मिलियंस में ऐसे ही हैं पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल, उससे भी ज़्यादा वो स्प्रेड होकर डिवीजन करते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड ऑन इवन रिपीटेड डाइल्यूशन। जैसे आप ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मगर आप उसके अंदर 2 ml डेटॉल डाल दीजिए, उसको भी इसी प्रकार डाइल्यूट करते रहिए, तब भी आपको एंड में जाके उसकी स्मेल ज़रूर आएगी। इससे आपको पता चलेगा कि वाटर वो जो एटम रहते हैं ना कितने स्मॉल हैं, है ना। सो यहाँ पे देखिए कीवर्ड दिया है, एक कीवर्ड दिया है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो हमारी सोच है उससे भी ज़्यादा छोटे हैं। सो आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो हमारा इसमें पहला टॉपिक इसका पहला टॉपिक रहेगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। सो आप जितने भी मैटर देखते हैं ना वो सब, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सब मैटर से बने हैं। मैटर किससे बना है? एटम से मिलके। अब जो इन एटम के बीच में जो स्पेसेस रहता है इसको कहते हैं हम इंटर पार्टिकल स्पेसेस या फिर इंटर एटॉमिक स्पेसेस या इंटर मॉलिकुलर स्पेसेस, कुछ भी आप कह सकते हैं, सब एक ही बात है। सो इसका जो स्पेसेस है हमें यही दिखाना है, स्पेसेस हम प्रूव करना है ना, इसके बीच में स्पेस हैं। सो आपने जो ऊपर देखा ना आपने जो एक्सपेरिमेंट पोटेशियम परमैंगनेट का, इसी के द्वारा हमें बताया जाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। सो जब आपने देखा कि आपने 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट की डाली 100 ml वाटर में, तो वो कैसे स्प्रेड हो गया, स्प्रेड हुआ ना। सो इससे यही है कि हमने एंड तक उसको डाइल्यूट किया, तब भी उसके अंदर एक लाइट पिंक कलर था। इससे हमें पता चलता है कि कितने छोटे पार्टिकल है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, मगर ये पिंक कलर आखिर में ट्रांसफ़र इतना डाइल्यूट करने पे हो कैसे रहा है? सो जो वाटर के जो होता है ना इंटर पार्टिकल स्पेसेस, यानी स्पेसेस जो रहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल है ये उन्हीं के बीच में जाके सेट हो जाते हैं। जैसे उन्हीं के बीच में जाके हैं होता है ना, छिप जाते हैं बेचारे जाके कि कोई इन्हें कुछ कर ना पाए, जाके छिप जाते हैं। तो ऐसे ही ये करते रहते हैं। जैसे मैं आपको पता है मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बने हैं, तो ये डिवीजन खेलते हैं आपस में, हम यहाँ छिप रहे हैं वो वहाँ छिप रहे हैं, ऐसे करते करते मिलियन टाइम होता है। इसीलिए डाइल्यूशन के बाद भी हम लोग को लाइट पिंक कलर दिखता है। आगे चलते हैं बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सो इसके लिए भी हमें एक एक्टिविटी बताई गई है, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लासरूम, ठीक क्लास, हाउ क्लोज
do you have to go near it so that you can smell the incense sticks, ठीक है। यानी कह रहा है आपको कितने पास जाना पड़ेगा उसको, उसकी महक को सूंघने के लिए। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। पूछ रहा है अगर आप उसको जला देंगे तो आप क्या दूर से ही उसकी स्मेल को आप मतलब महसूस कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ठीक। सो आपको मैं इसका वो बताता हूँ कंक्लूजन आंसर। जैसे आप जलाओ एक कॉर्नर के अंदर रूम में, क्लास के अंदर इंसेंस स्टिक अगरबत्ती, तो उसका जो वेपर रहेगा जब वो बर्न होके निकलता है तो वो जो पार्टिकल रहता है ना, एयर में बच्चों पार्टिकल्स रहते हैं, क्यों, एयर भी एक मैटर है। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैटर जितने हैं वो सब जो हैं पार्टिकल से मिलकर ही बने हैं। तो एयर में भी पार्टिकल हैं और पार्टिकल के बीच में ही उस इंस्टेंस स्टिक के वेपर के पार्टिकल सेटल होते हैं। अब एयर के पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास अपने आप ही आ जाती है। एक टर्म है डिफ्यूजन, आगे अभी आपको पढ़ाएंगे, उसी में के टर्म से वो हम लोग को महक आ जाती है दूर से ही बैठे बैठे। आगे चलते हैं बच्चों। टेक 2 glasses, beaker filled with water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undiluted in your house and in a corner of a class. Record your observations. What do you observe immediately after dropping the ink? What do you observe immediately after dropping a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? पूछ रहा है जब आप 2 बीकर लेते हैं तो एक के अंदर आप डालिए 1 ड्रॉप इंक और एक के अंदर डालिए आप 1 ड्रॉप हनी। सो ये पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे उन लोग को स्प्रेड होने में पूरे बीकर या ग्लास के अंदर। तो इंक जैसे आप देख सकते हैं, इंक को आप जैसे ही डालेंगे ना वो अपने आप स्प्रेड होने लगेगी। पानी के जो वो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे तो इंक को भी स्प्रेड करेंगे पूरे वाटर में। तो कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही मिनट्स में भी हो सकता है ये चीज़, कुछ ही घंटों के अंदर इंक पूरी तरह स्प्रेड हो जाएगा। मगर जो हनी है वो कुछ घंटों के अंदर नहीं होगा, कुछ दिन लग सकते हैं उसको। अगर आप उसको छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रखे रहने देंगे। क्यों, वो उसकी थिकनेस ज़्यादा है, यानी उसका जो है ना डेंसिटी वगैरह वो ज़्यादा है, वाटर से थिक है वो, तो नीचे जाके बैठ जाएगा। उसको घुलने में बहुत टाइम लगेगा, वाटर में घुलेगा भी तो आप छोड़ देंगे ना वापस बैठ जाएगा। समझ गए। आगे पढ़ते हैं बच्चों। ये एक्टिविटी 1.5 एक्टिविटीज़ बच्चों ये ज़्यादा काम की नहीं है, ये ज़्यादा आती भी नहीं है, इसलिए आपको एक्टिविटी अब ज़्यादा नहीं पढ़नी चाहिए। आगे चलते हैं। ये सब ऐसे मतलब नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप एक्टिविटी का जवाब अपने आप दे लेंगे। आगे आपको हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, आप बने रहिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving, that is they possesses we call the kinetic energy. What we call is the kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases. So यहाँ पे कह रहा है तो जो पार्टिकल रहते हैं मैटर के वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे होते हैं यानी, और जो इस मूवमेंट है, अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स से हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ जो टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतना ही मूवमेंट जो है पार्टिकल का वो इंक्रीज़ होगा, यानी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एक डेरिवेशन आ रही है, उसका नाम है, उसको ऐसे आप लोग लिख सकते हैं किताब में, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। यानी इसका मतलब है जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी साथ में ही। जैसे अगर आप वाटर को के अंदर आप इंक डाल दीजिए और फिर उसे आप छोड़ दीजिए, उसे कुछ घंटे लग सकते हैं पूरे मिलने में, मगर वहीं आप उस वाटर को गर्म करते रहिए तब इंक डालिए तो कुछ ही सेकंड्स या मिनट्स के अंदर वो घुल जाएगी तुरंत। ऐसा क्यों होता है? क्यों, वो वाटर जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स में है, ठीक है। उसके आप जब उसे हीट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी वाटर का बढ़ रहा है, तो उसका मूवमेंट जो है पार्टिकल्स का वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप इंक डालते ही मूविंग पार्टिकल से वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है।
हैं, समझ गए। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन each other. They do so by getting into spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating diffusion becomes faster. What does this, why does this happen? So जैसा कि हमने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था डिफ्यूजन के बारे में। सो डिफ्यूजन जो रहता है, जैसे आप कोई भी मैटर नहीं, सॉरी, आपने जो ऊपर तीन एक्टिविटी हमने आपको पढ़ाई, उसके अंदर आपने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल स्लो रहेगा। अगर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा। सो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल्स अपने आप इंटरमिक्स हो रहे हैं विदाउट आपने जैसे उसको छेड़ा नहीं, बिल्कुल उसको मिक्स नहीं किया, ऑन देयर ओन पार्टिकल इंटरमिक्स हो रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन भी डिपेंड करता है आपका वो टेम्परेचर पे। डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा आपके डिफ्यूजन फास्ट होगा। आपने जो ऊपर इंसेंस स्टिक अगरबत्ती वाला एग्जांपल पढ़ा था ना, वो इसी का एग्जांपल है। जो अगरबत्ती का जो वेपर है यानी वो डिफ्यूजन के द्वारा एयर से हमारे पास आती है, तब हम उसकी स्मेल को स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो एयर के जो मॉलिक्यूल हैं वो घूमते रहते हैं, यानी हमेशा मूव करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग। तो उसके जो वेपर हैं वो हमारे पास उसकी मूवमेंट से ही आ पाते हैं। समझ गए आप इस बात को। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर मतलब वो अपने आप एक दूसरे की ओर खींचते हैं अपने आप को। हम लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए, एक्टिविटी आप रहने दीजिए, एक्टिविटी का ज़्यादा कोई काम नहीं है। एक्टिविटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। या आइए हम लोग आपको मैं क्वेश्चन लगवाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो ठीक है, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। सो इसका आंसर आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आंसर। NCERT क्वेश्चन 1 पेज नंबर 3 करके आप लोग आंसर डाल सकते हैं इसमें। सो हमारा पहला आंसर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एयर, जैसे चेयर, एयर, आलमंड, लेमन वाटर, ये सब हो गए आपके क्या, मैटर। अब आप कहेंगे लव, स्मेल क्यों नहीं होगा, स्मेल क्यों नहीं होगा, स्मेल परफ्यूम क्यों नहीं होगा, थॉट, कोल्ड क्यों नहीं होगा। तो बच्चों मैंने आपको याद होगा स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, जो मैटर रहेगा उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक होंगी। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी दो खूबियाँ होंगी कि उसके अंदर वॉल्यूम रहेगा यानी एक स्पेस रहेगा, और साथ में उसका मास होगा यानी उसके अंदर भार होगा। तो आप देख सकते हैं चेयर के एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को लेता है, एयर भी लेता है, इन दोनों के अंदर वेट होता है, तो इसको हम मैटर क्लासीफाई कर लेंगे। लेकिन जो लव रहता है, ये लव, स्मेल, ये सब है ना, ये सब जो हेट, जितनी चीज़ें हैं ये फीलिंग्स हैं, और फीलिंग्स के अंदर कोई मास वॉल्यूम नहीं होता। अब लोग कहते हैं ना फिल्मों में, जैसे हमारा इतना इतना गहरा प्यार है तुमसे हमारा, तो ये सब फर्जी बातें हैं सब, तो होता कुछ नहीं है सब। इसके अंदर कोई मास कोई वॉल्यूम कुछ नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको मैटर क्लासीफाई नहीं कर सकते। ऐसे ही वाइस वर्सा आगे आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड हम लोग का होगा, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम अ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोजर। यानी कह रहे हैं अगर आपके यहाँ कोई सिजलिंग हॉट सिजलिंग खाना बन रहा है, जैसे मान लीजिए चिली पनीर या जो भी आप चिली पटेटो बन रहा है, सो आपको उसकी स्मेल ना घर में घुसते ही या कमरे में घुसते ही आने लगेगी। क्यों आने लगेगी? क्योंकि वो जब हॉट है यानी उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्म है वो, तो उसके वेपर जो हैं हवा में उड़ रहे हैं। अब हवा में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो उसकी मूवमेंट कारण पूरे कमरे में उसकी स्मेल स्प्रेड हो जाएगी। तो यही पूछ रहा है, ये तो हो गई, मगर आपको ठंडे खाने जो हैं वो आपको पास जाके क्यों स्मेल करना पड़ता है, उसकी स्मेल क्यों नहीं आती जल्दी, ठीक। तो ठंडे, इसका आंसर होगा जो ठंडा खाना है उसका टेम्परेचर कम है, तो उससे वेपर नहीं निकल रहा है कोई, और जब वेपर नहीं निकल रहा तो आपको स्मेल कैसे आएगी उसकी जल्दी, जब तक आप पास नहीं जाएंगे।
तो वेपर जब निकल नहीं रहा तो एयर मॉलिक्यूल्स तो ऐसे ही मूव कर रहे हैं ना, वेपर आएगा नहीं तो आपको स्मेल भी नहीं आएगी, जाहिर सी बात आपको पास जाके ही स्मेल करना पड़ेगा। अपना थर्ड है, a diver is able to cut through the water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? सो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है मैटर की वो लगी है क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ सेवरल यानी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। जो रहता है ना एक वो वी शेप करके अपने हाथ को जाता है एक डाइवर पानी के अंदर, तो वाटर को काट के नहीं बोलते, वाटर चीर के गया, पानी को चीर के गया ही इसका मतलब है वो कट करके जैसे स्प्लिट करके जा रहा है पानी को, तभी तो उसका बॉडी सीधे जाएगा, वरना वाटर का रेजिस्टेंस उसके शरीर को रोक देगा, ऐसे ही हो जाता है। ठीक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल जो रहता है क्या, वो कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल का जो रहता है वो क्या रहता है, मैटर का जो रहता है, दे हैव अ मास, मास रहता है फिक्स, उसका वॉल्यूम भी रहता है। अब ये दोनों सॉलिड लिक्विड गैस पे ये सब पे डिपेंड करता है, मगर हम कह सकते हैं ऐसे रफली मास वगैरह जो रहता है वो रहता है, मास वॉल्यूम साइज टेक्सचर ये सब रहता है मैटर में। ये सब आपकी कैरेक्टरिस्टिक आप ऊपर से अपना देख के समझ के लिख सकते हैं। अपना जो अगला रहने वाला है तो वो रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, वी आर its different what are its different states? We can see that matter around us exists in 3 different states: solid, liquid and gases. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. Now let us study about the properties of the 3 states of matter in detail. तो ये कह रहे हैं आपको जो अराउंड है, जितने आपके आसपास मैटर हैं ये सब डिफरेंट स्टेट में है, यानी आपके आसपास जैसे अगर कोई चेयर होगी जिस पे आप बैठे हैं या जो बेड है जिस पे आप लेटे हैं वो सब एक सॉलिड है। क्यों सॉलिड है, वो उसका स्टेट ही है सॉलिड, यानी सॉलिड की आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता ही होगी, उसके अंदर फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड मास होता है और वो हार्ड होता है, तो ये सब सॉलिड में आएगा। जो आप पानी पीते हैं जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ये सब आएगा लिक्विड में। तो लिक्विड की भी आपको पता है इसके अंदर फिक्स मास तो होता है, फिक्स वॉल्यूम तो होता है, मगर इसके अंदर एक फिक्स शेप नहीं होता। फिक्स शेप का मतलब आप इसको जिस भी कंटेनर के अंदर डालेंगे ना ये उसी का शेप ले लेता है, तो इसका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता। जो आप एयर ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, वो एयर जो है ये सबसे ढीठ चीज़ है बच्चों, सबसे ढीठ चीज़। इसका ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना कोई फिक्स्ड स्पेस होता है। जैसे फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं रहता, इसका फिक्स शेप भी नहीं रहता। शेप तो आप बच्चों आप खुद देख सकते हैं, आप बैलून फुलाएंगे तो ये बैलून के आकार में हो जाएगी, आप इसको एक डब्बे में रखेंगे, जैसे कोई डब्बा रखेंगे तो उसके आकार की हो जाएगी, शेप नहीं है फिक्स। ठीक, जैसे इसका वॉल्यूम भी नहीं फिक्स है, मगर एयर के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, तो आप हाईली कंप्रेसिबल है एयर को आप जैसे सिरेंज लेके आइए, ठीक, सिरेंज लेके आइए आप उसके अंदर एयर भरिए एयर, और फिर आगे उसका ढक्कन हटा के वहीं उंगली रख के आप उसे कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, पूरा सिरेंज आपको आधे से भी कम में कंप्रेस हो जाएगी एयर, और मगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी से आप समझ लीजिए एयर बहुत कंप्रेसिबल होती है। समझ गए यहाँ तक? आगे चलते हैं, आप डिटेल में स्टडी करेंगे तीनों स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ठीक, फर्स्ट है अपना द सॉलिड स्टेट। एक्टिविटी पढ़ते हैं पहले। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। तो कह रहा है एक किताब, एक सुई और एक पीस ऑफ वुडन स्टिक का आप कलेक्ट करिए। ठीक, स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। ठीक, आपको अपने जो नोटबुक है उसके ऊपर इसका शेप बनाना है, मूविंग अ पेंसिल यानी इसके ऊपर पेंसिल फेरते हुए। ठीक, डू ऑल दीज हैव अ डेफिनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो कह रहा है क्या उसके अंदर एक डेफिनाइट शेप है, क्या उनकी बाउंड्रीज फिक्स हैं या वॉल्यूम उनका फिक्स है? तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, फिक्स है। एक वुडन पीस है, वुडन स्टिक, नीडल, बुक
ये सब का साइज, मास और शेप ये सब फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये सब सॉलिड है। इनके मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्स है, मॉलिक्यूल्स फोर्स क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में जो चिपके रहते हैं उनकी क्षमता रहती है, ताकत, वो बहुत सबसे हाई रहती है सॉलिड्स की। आगे चलते हैं। व्हाट हैपेंस इफ़ दे आर हैमर्ड और पुल्ड और ड्रॉप्ड। हैमर करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका शेप चेंज होगा। क्यों? हैमरिंग करेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ मैटर। फोर्स लगाएंगे तो शेप चेंज होगा ही होगा। आप पुल करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ड्रॉप करेंगे तो मे बी टूट सकती है, मगर वो चीज़ क्या बोलते हैं उसे, शेप नहीं उसका टूट सकती है, मगर उसका मास वगैरह नहीं बदलेगा, रहेगा सेम ही। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस देम? ना, आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते बच्चों। क्यों? क्योंकि ये सब सॉलिड हैं, इनके बीच में, पार्टिकल के बीच में स्पेस ही नहीं है। क्या कंप्रेस करेंगे आप? कंप्रेस का मतलब उसे, उसके वॉल्यूम उसका कम करना। वॉल्यूम कम हो ही नहीं सकता। क्यों? ऑलरेडी अपने सबसे कम वॉल्यूम में है। जैसे इसके पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, कंप्रेस नहीं होगा ये बात। ठीक, समझ गए? आगे चलते हैं। ऑल द अबव एग्जाम्पल्स आर ऑफ सॉलिड। जितने आपको एग्जाम्पल हैं सब सॉलिड के हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, distinct boundaries and fixed volumes, that is they have negligible compressibility। मैंने आपको क्या कहा था? कंप्रेस हो ही नहीं सकते, नेग्लिजिबल। आप जैसे बुक को कंप्रेस कर सकते हैं, बुक को एकदम नेग्लिजिबल यानी बहुत ही ज़रा सा, ना के बराबर कंप्रेस होंगे ये सब। बुक को आप जैसे कंप्रेस करें तो ज़रा सा एकदम, क्या बोलते हैं उसे, 1% कंप्रेस हो सकती है। क्यों? उसके पन्नों के बीच में जो स्पेस रहता है वो सब कंप्रेस हो सकती है। ठीक। Solid have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force। इसका क्या मतलब है? Solids have tendency to maintain। आप जैसे फोर्स लगाइए, कोई भी आप वुडन ले लीजिए, स्टिक ले लीजिए, उसको आप हैमर करिए तो अपनी पूरी ताकत से वहीं उसी शेप को मेंटेन करने में लगा रहेगा। मगर आपका फोर्स ज़्यादा है हैमर का, तो उस बेचारे को अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना ही पड़ता है, ओवरकम करना ही पड़ता है, तो शेप चेंज हो जाता है उसका टूटने से। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आप उसका नहीं बढ़ा सकते या कम कर सकते हैं, बस वो टूट के अपना शेप चेंज करेगा। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। एक सॉलिड आप रिजिड क्यों है? आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, वाई सॉलिड्स आर रिजिड। तो आपको सिंपल सीधा आंसर है, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर, यानी जब आप फोर्स लगाएंगे सॉलिड के अंदर तो ही वो टूटेगा। विदाउट फोर्स के एक सॉलिड ब्रेक नहीं कर सकता, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो बहुत हाई रहता है, तो पार्टिकल्स को टूटने ही नहीं देता। जब तक आप हाई फोर्स नहीं लगाएंगे कोई सॉलिड ब्रेक नहीं होगा। समझ गए यहाँ तक? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। कोई बच्चों डाउट हो आप अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं बेझिझक, मैं आपका अगले वीडियो में आंसर ज़रूर से ज़रूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी फॉल्ट लगे या कमी लगे जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उससे भी ज़रूर से ज़रूर कवर करने का प्रयास करूँगा। ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट रबर बैंड? कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग? हाँ, शेप तो चेंज हो जाएगा भाई। इज़ इट सॉलिड? हाँ, हो सकता है। इसका आंसर आप लोग भी अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ। रबर बैंड जो रहता है इसको आप सॉलिड कंसिडर करेंगे? मैं कहता हूँ हाँ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? मगर फिर कोई लोग कहेंगे जब सॉलिड है, और सॉलिड क्या होता है, फिक्स शेप रहता है, फिक्स साइज़ रहता है, तो इस पर जब स्ट्रेच करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाता है यार, इसका शेप भी चेंज होता है, साइज़ भी चेंज होता है। तो कुछ लोग कहेंगे यार ये सॉलिड नहीं है, मगर नहीं, इसका आंसर है ये सॉलिड ही है। वो शेप और साइज़ इसलिए चेंज कर रहा है क्योंकि आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे टूट जाएगा, वो फोर्स लगाने पे ही हो रहा है। अगर आप ऐसे रबर बैंड को रखे रहेंगे तो क्या वो चेंज करेगा अपना शेप? नहीं। साइज चेंज करेगा? नहीं। यहाँ पे इलास्टिसिटी काम आ रही है, यानी इलास्टिक है, उसके आप फोर्स लगाने पे खींच रहा है, वो ऐसे नहीं अपना शेप और साइज चेंज कर सकता है। समझ गए? व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दे टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? बच्चों इसका भी आंसर है हाँ, वो सॉलिड ही हैं। अब आप कहेंगे हम तो उसको कंटेनर में डालते हैं तो कंटेनर का शेप ले लेता है, एक प्लेट में रखते हैं तो प्लेट का वो फ्लैट शेप ले लेता है। तो बच्चों जो उनके पार्टिकल रहते हैं ना, आप देखिए नमक और शुगर के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे रहते हैं,
तो वो पार्टिकल जो है वो अपना शेप चेंज नहीं करते हैं। आप एक शुगर का क्रिस्टल लीजिए और एक सॉल्ट का क्रिस्टल लीजिए, आप उस पर फोर्स लगाइए, वो बच्चों शेप और साइज चेंज नहीं करेगा अपना। आप सिंगल पार्टिकल को कंप्रेस नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं आप कर पाओगे उसको, वो शेप चेंज नहीं करेगा। वो पार्टिकल्स इतने स्मॉल रहते हैं इसीलिए वो सब नहीं शेप बना लेते हैं उस चीज़ का साथ में रह के, मगर वो अपना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सेम रखते हैं, साइज और टेक्सचर सब सेम रखते हैं, स्पेस सब ठीक। व्हाट अबाउट स्पॉन्ज? इट इज़ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? तो बच्चों आपने अगर अपने घर पे स्पॉन्ज देखा होगा जो बर्तन धोने में काम आता है, स्पॉन्ज के जो बीच में रहते हैं ना, आपने देखा होगा स्मॉल पोर्स रहते हैं, पोर्स जिसमें एयर रहती है। तो ये पूछ रहे हैं वो कंप्रेसिबल क्यों है जबकि वो सॉलिड है? हाँ वो सॉलिड है, मगर मैंने जैसे आपको ऊपर कहा सॉलिड जो है वो उसके पार्टिकल सॉलिड हैं, उसके बीच में छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स हैं, उसके अंदर एयर भरी है। अब जब आप फोर्स लगाते हैं यानी उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो उन पोर्स से एयर निकल जाती है। अगर जैसे वो एक आपको इमेजिनेशन के तौर पे दिया जाए हैं कि अगर एक स्पॉन्ज के अंदर से सारे पोर्स हटा के एयर हटा दें तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं, इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अगर उसके अंदर एयर पार्टिकल हट जाएंगे, एयर हट जाएगा, पोर हट जाएंगे, तो उसके अंदर एयर बचेगा नहीं, पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, तो आप उसका शेप चेंज नहीं कर पाएंगे, कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, समझे? आगे चलते हैं। ऑल द अबव आर सॉलिड्स एज, देखिए अब यहीं पे आंसर भी लिखे हैं बच्चों, इसी के गौर करिएगा। अब आप देखते हैं मेरे आंसर आपके आंसर मैच करेंगे कि नहीं, ठीक। रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द शेप अगेन आफ्टर द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। ये जो कह रहा है ना, आपको ऊपर समझाया कि अगर आप रबर पे फोर्स करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो अपना शेप चेंज करेगा, अगर आप फोर्स हटा देंगे यानी उसको छोड़ देंगे तो वापस वैसा हो जाएगा, ज़्यादा लगाएंगे तो टूट जाएगा भाई। आगे चलते हैं। शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर ऑफ और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। हम क्या कहा था, शुगर और सॉल्ट का क्रिस्टल जो है वो फिक्स शेप रहेगा, उसको आप नहीं चेंज कर सकते हैं, वेदर वी टेक इट इन आर हैंड और पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। शेप चेंज करेगा वो ओवरऑल, मगर वो उसका क्रिस्टल का शेप कभी चेंज नहीं होगा बेटा, बात ध्यान रखना। एग्ज़ाम में बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, यही सब आते हैं एग्ज़ाम में, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। आपके फुल मार्क्स आने की इस पर गारंटी है अगर आप इसको अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से इसको समझ के काम करेंगे। रटना बेटा कुछ नहीं है, रटेंगे तो आपको जो कंसेप्ट ना क्लियर नहीं होंगे कभी। अ स्पॉन्ज हैज़ अ माइन्यूट होल्स in between air in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. मैंने क्या कहा था, उसके बीच में जो एयर रहते हैं, जैसे पोर रहते हैं, उसके अंदर एयर ट्रैप रहती है, जब आप उससे कंप्रेस करने का ट्राई करते हैं तो उसका पोर से एयर निकल जाती है और हैंस आप उसे कंप्रेस कर पाते हैं। छोड़ देंगे वापस एयर आ जाएगी पोर्स में, वापस वैसा ही हो जाएगा शेप वो तभी चेंज करेगा जब आप फोर्स लगाएंगे और वापस रीगेन कर लेगा जब आप फोर्स हटा देंगे। कंक्लूजन ये आपका यही है। अब अपना हम लोग सॉलिड के बारे में हमने बहुत पढ़ लिया, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अपना क्या, लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट अपनी जो है ना, जैसे है ना बट इन सॉलिड और गैस के बीच की स्टेट मानी जाती है। इसकी ये भी होता है ना, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो ये नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है, नेग्लिजिबल एकदम होता है ना, का आप कंप्रेस बहुत नहीं कर सकते इसको। ये इसको आप देखिए, जो आप पानी पीते हैं, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ऑयल है, मिल्क है, जूस है, सब आ जाएंगे क्या, लिक्विड स्टेट के अंदर। लिक्विड स्टेट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं बच्चों, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया ना फिक्स शेप रहता है, तो इसका फिक्स शेप नहीं रहता, आप इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उस कंटेनर को का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, स्पेस ले लेगा, ठीक, शेप ले लेगा। तो इसका फिक्स शेप नहीं है। तो क्या इसका मास भी फिक्स नहीं है ना? ऐसा नहीं है। आप इसको किसी भी कंटेनर में डालिए, इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, मास फिक्स रहेगा, चेंज क्या होगा सिर्फ इसका स्टेट। अब स्टेट भी बच्चों इसीलिए होगा क्योंकि इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस रहते हैं वो वाटर के जो सॉलिड के मुकाबले कम रहते हैं।
नहीं, उनके स्पेस ज़्यादा रहता है सॉलिड के मुकाबले। सॉलिड में नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ स्पेस रहता है, इंटरमोलिकुलर जो है ना स्पेसेस, मगर इसके ज़्यादा होते हैं भाई, मगर गैस जितने नहीं होते, बीच कहते हैं, मैंने कहा ना। आगे देखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। They take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change their shape, so they are not rigid but can be called fluid. तो बच्चों यहाँ बताया जा रहा है लिक्विड्स फ्लो करते हैं, यानी उनके अंदर जो प्रॉपर्टी रहती है वो फ्लूइडिटी की रहती है, यानी वो फ्लो कर सकते हैं इजीली। और हेंस जब फ्लो करेंगे तो शायद उनका शेप साइज चेंज होगा ही। आगे चलते हैं, रेफर टू द एक्टिविटीज़ 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू सॉलिड्स इन लिक्विड्स, सॉरी ठीक है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड CO2 आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, समझ गए? इस बात को तो आप समझ ही गए होंगे। फिर भी आपको बताते हैं, जो एक्टिविटी 1.4 1.5 है, इसमें आप देखेंगे सॉलिड जो हैं वो लिक्विड के साथ डिफ्यूज़ हो सकते हैं, लिक्विड के अंदर ही। समझे बात? आप एक गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर सॉल्ट डालिए, सॉल्ट क्या है? सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है, तो वो घुल जाएगा पानी में। किससे होगा डिफ्यूज़? लिक्विड से, यानी जो पानी है उसके साथ डिफ्यूज़ हो जाएगा, डिफ्यूजन से। ठीक, समझ गए? आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे ही होगा गैसेस में भी, गैसेस भी हो सकते हैं लिक्विड में डिसॉल्व। आपका जो वाटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। ऑक्सीजन हमारे लिए कंपलसरी है, यानी नेसेसरी है, उसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन और वाटर कंस्टिट्यूट जब मिक्स होते हैं तो ही वो बनाते हैं वाटर। अब आप कहेंगे अब हम लोग एक्सेस ऑक्सीजन भी तो डाल सकते हैं वाटर के अंदर। हाँ, डाल सकते हैं, क्यों नहीं। आप एक कांच के कोई भी ग्लास हो, आप चैम्बर लीजिए, उसके अंदर वाटर डालिए, फिर प्रेशर से उसके अंदर ऑक्सीजन डालिए, देखिए वो डिज़ोल्व करेगी उसके अंदर। इसी से बनता है, ऐसे ही कहते हैं गैस कैन ऑल्सो बी डिज़ोल्व इन लिक्विड है, इसको भी डिफ्यूजन से कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। The aquatic animals can breathe in underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solids, liquids, and gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquids is higher than that of solids. This is due to the fact that in the liquid state the particles move freely as compared to the greater space between each other एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन सॉलिड। यहाँ कह रहा है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो लिक्विड में ज़्यादा होता है। तो क्यों होता है ज़्यादा? क्योंकि उनके बीच का जो मॉलिक्यूल का स्पेस है वो ज़्यादा रहता है, तो उनका वो पार्टिकल जो रहता है ना, मॉलिक्यूल फ्रीली घूमते रहते हैं। सॉलिड की तरह नहीं, एक जगह बस बैठे रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड में डिफ्यूजन आपको बहुत रेयर देखने को मिलता है, बहुत स्लो, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। सॉलिड में डिफ्यूजन कोई ज़्यादा करता ही नहीं कंसिडर। आप एक ब्लैक बोर्ड लीजिए, उसके अंदर चौक से लिख के छोड़ दीजिए, 15-20 दिन बाद आप जाके उसको इरेज कीजिए, आपको उस पर निशान दिखेगा चौक का। क्यों? वो आपस में डिफ्यूज़ होने लगता है, चौक के पार्टिकल और ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल। एक ये हो गया एग्जाम्पल, ऐसे कई एग्जाम्पल है, मगर वो बहुत स्लो होते हैं, समझे। और आगे चलते हैं। अब हमारी स्टेज आती है क्या? गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट आई। सो गैस क्या होता है? कोई भी आप गैस है, जैसे एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब अपना एयर में मिक्सचर रहता है। कई सारे इनर्ट गैसेस भी रहती हैं, मिक्सचर रहता है भाई। तो अब गैसेस की भी बच्चों कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। उसकी ना फिक्स शेप रहेगी ना फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगी। आपने ऊपर वाले में दो चीज़ में देखा, फिक्स शेप तो नहीं होता, जैसे सॉलिड में फिक्स शेप रहता है मगर लिक्विड में नहीं रहता, इसके अंदर भी नहीं रहता। मगर आपने देखा होगा लिक्विड्स के अंदर एक फिक्स वॉल्यूम तो रहता है, मगर गैसेस के अंदर फिक्स वॉल्यूम भी नहीं रहता। ऐसा क्यों?
क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेसेस है वो गैस में सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट इन द गैसेस। तो इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं गैस। बच्चों बात ध्यान रखिए, ठीक है। आप इस गैस को जिस भी कंटेनर में डालेंगे, जहाँ रखेंगे, उसी का शेप ले लेंगे ये, इसलिए शेप भी चेंज करता रहेगा। मगर एक और चीज़ इसमें भी आती है, इसका मास चेंज नहीं किया जा सकता। मास बच्चों सेम रहेगा तीनों स्टेट में, कोई भी आप स्टेट हो, आप कभी भी मास नहीं चेंज कर सकते उसका। मॉलिक्यूलर जो है, मॉलिक्यूल कंप्रेस करके पास ले आओगे, मगर उस मॉलिक्यूल्स को हटा नहीं सकते हो जब तक उस पर एक्सटर्नल कुछ काम ना किया जाए, फोर्स वगैरह। समझ रहे हो। वैसे ही आप जो बैलून फुलाते हैं, बैलून आप देखते हैं गोल सा होता है। अब एयर का तो कोई शेप नहीं होता, तो वो भी गोल ले लेती है भाई शेप। क्या दिक्कत है भाई गैस को तो जो मर्जी आया वो शेप ले ले, उसकी मर्जी। तो गैस को आप, अब सिलेंडर वाला जो है, सिलेंडर जो अपने घर पे एलपीजी है, एलपीजी भी गैस है, मगर वो सिलेंडर का शेप ऑक्यूपाई करके रखती है, उसको कंप्रेस कर दिया जाता है अंदर ही, इतना सारा एलपीजी शेप ले लेती है सिलेंडर का। ठीक, समझ गए होंगे यहाँ तक, आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.11, ठीक। इसके अंदर आप 100 ml सिरेंज लीजिए, उस क्लोज करिए उसका नोजल विद द रबर वो कॉर्क्स एज शोन इन द फिगर 1.4। देखिए रबर कॉर्क से आप उसका मुंह बंद करिए, और फिर अंदर गैस, कोई भी गैस या एयर भी ले सकते हैं अंदर उसके सिलेंडर के अंदर लीजिए। अब उसको प्रेस करिए खूब अच्छे से। प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा ये जो गैस है ना, जहाँ पे गैस का लेवल है, वो एकदम बहुत, गैस जितनी लेंगे उसका आधे से भी कम हो जाएगा वॉल्यूम। इससे पता चलता है उसके बीच में पार्टिकल स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्पेसेस ज़्यादा हैं तो कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। स्पेसेस ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जितना पार्टिकल का स्पेस ज़्यादा होगा उतना उसका कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगा। समझे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक। We have observed that gases are highly compressible as compared to the solids and liquids. The liquefied petroleum gas (LPG) cylinder that we get in our homes for cooking, or the oxygen supplied to the hospitals in cylinders is compressed gas. ये जो रहता है सिलेंडर LPG और ऑक्सीजन के, इन सब के अंदर ऑक्सीजन और LPG गैस को पूरा कंप्रेस करके, हाईली कंप्रेस करके डाला जाता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, आगे, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस CNG जो हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं गाड़ियों में, ये इनके जो सिलेंडर रहते हैं इनको भी हाई, इसका तो नाम ही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। से नेचुरल गैस को कंप्रेस एकदम कर दिया जाता है, तब सिलेंडर में भरा जाता है, समझे, हाई प्रेशर से। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर। जैसे आपका जो रहेगा सिलेंडर, मान लीजिए 5 kg का सिलेंडर है, तो आप उसके अंदर लगभग 15 kg तक का, 15 kg से भी आप अगर हाई प्रेशर है तो और ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। 15 kg लगभग गैस डाल दीजिए अंदर। 15 kg तक का वॉल्यूम का गैस, तो उसका जितना मास रहता है ना, मास नहीं चेंज कर सकते आप, मास उतना ही रहेगा, मगर कंप्रेस करके डालिएगा तो हो जाएगा आराम से। ठीक, समझ गए होंगे यहाँ तक बात आप। आगे चलते हैं बच्चों। इसी का यूज़ करके हम लोग जैसे नहीं उसको, अब इतने बड़े बड़े अगर ले जाएंगे सिलेंडर, कंप्रेस नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा भाई, सिलेंडर इतने बड़े कैसे बनाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आएगी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। पॉइंट नोट कर लीजिए, ये सारे आते हैं एग्ज़ाम में, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आगे चलते हैं। वी कम टू नो डैट फॉर व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल that reaches our nostrils. How does the smell reach us? The particles of the aroma of food mix with the particles of the air and spread from the kitchen, reach us and even reaches us in seconds. कह रहा है जब आपके किचन में खाना बन रहा होता है तो आपको पता नहीं इतनी जल्दी महक कैसे आ जाती है। कब सोचा? जो अरोमा यानी खुशबू जो रहती है फूड की, वो पार्टिकल एयर के पार्टिकल साथ मिक्स हो जाती है और स्प्रेड हो जाती है वो सब में, एयर में ही, किचन से होके अब आपकी तक आएगी स्मेल, आपको अच्छा लगेगा, फिर आप खाने का मन करेगा। है ऐसे होता है, समझिए। यहाँ तक समझ ही गए होगे। लाइक भी कर देना यार, इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लाइक करिएगा वीडियो। अगर आपको कोई भी हेल्प मिली हो, ना हेल्प मिली हो तो आपकी इच्छा, फोर्स नहीं करूँगा। स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड है। अब हॉट कुक मैंने आपको पहले ही बताया था, हॉट कुक मतलब उसके अंदर से वेपर निकल रहा है, तो वो हमारे
पास जल्दी से आएगी ही महक। ठंडा खाना होगा, वेपर नहीं उड़ेगा तो हमारे तक महक नहीं आएगी, पास जाके उसको सूंघना पड़ेगा। आइसक्रीम आप देखिए, आइसक्रीम आप जब भी लीजिए वो दूर से महक नहीं आएगा, पास नाक घुसेड़ के देखना पड़ता है, उसको पूरा सूंघना पड़ता है, तब जाके उसकी महक आती है, समझी। अभी पैरा छोड़िए, आगे चलते हैं। इसमें आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आप रीड कर सकते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है अभी गाइस। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं गैसियस स्टेट के बारे में और। तो एक मिनट, अब ज़रा मैं वाटर ब्रेक लेके आता हूँ बच्चों, आप लोग तब तक यहीं रुकिएगा, ठीक, आ रहा हूँ। तो मैं वापस आ चुका हूँ, आई एम वेलकम बैक। हम लोग कहाँ थे? गैसियस स्टेट के अंदर थे ना हम लोग। हम लोग लास्ट पैराग्राफ में थे अपने पेज नंबर 5 में। तो इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हीट ईच अदर and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of a container. यहाँ पे ये कह रहा है कि जो गैशियस स्टेट है उसके पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड पे, तो इसी के कारण, इसी रैंडम मूवमेंट के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को हिट करते हैं, और जो वॉल्स रहती हैं कंटेनर की, जिस भी वो कंटेनर में रखे हैं उसकी वॉल्स को भी वो हिट करता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, यानी जो उसकी गैस के जो वो मूवमेंट के कारण जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल्स पे, वो उसके फोर्स एक्सर्टेड, जो फोर्स एक्सर्ट करता है ना गैस उसके पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया में, उसके कारण वॉल्स पे जो है कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर आता है। समझ गए आप? इतना समझ गए? आगे चलिए, आगे अपने कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आइए सॉल्व करते हैं। द मास पर यूनिट ऑफ अ वॉल्यूम substance is called density. The mass per unit volume of a substance is called density. यानी मास इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी जब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिवीजन करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पता लगेगी। अब डेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन अ ऑब्जेक्ट, ऐसे ही कह सकते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आइस की ज़्यादा डेंसिटी है या वाटर की ज़्यादा डेंसिटी है, तो आपका सीधे सीधा उत्तर होगा आइस की। मेरा भी पहले यही था, नॉर्मल इंसान से पूछेंगे वो भी यही कहेगा, मगर ये आंसर रॉन्ग है। मेरा भी आंसर रॉन्ग था पहले, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ऐसा हम लोग को लगता है कि सॉलिड है तो उसकी ज़्यादा होगी, नहीं। आइस आइस जो है वाटर से बनी है, वाटर जब फ्रीज होता है तो उसके अंदर कुछ एयर भी ट्रैप हो जाती है। अब एयर ट्रैप हो जाती है, उसकी एयर की डेंसिटी कम होती है भाई, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा अंदर बन जाता है ऐसे फ्रीज़ होने के बाद, जिससे उसकी वाटर जिससे वो बना है उसी से उसकी डेंसिटी बेचारी कम हो जाती है। बताओ, जिससे वो बना है उसी से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। आप इसीलिए एक गिलास वाटर लीजिए, उसके अंदर बर्फ़ डालिए, तो वो नीचे नहीं बैठेगा कभी, वो हमेशा ऊपर फ्लोट करता रहेगा, कोई सी भी आइस हो वो। ड्राई आइस को छोड़, ड्राई आइस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वाटर वाली आइस की बात कर रहा हूँ, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, यानी एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चौक, वो कॉटन एंड आयरन। ठीक, को इंक्रीजिंग डेंसिटी में लगाना है। इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटे से बड़ा, समझे, इंक्रीज होते हुए दिखाना है। तो यहाँ सबसे कम डेंसिटी आपको किसकी लग रही है? सबसे कम डेंसिटी बताइए। हाँ, सही आंसर है एयर, सबसे कम डेंसिटी एयर। उसके बाद है अपनी एग्जॉस्ट, जो चिमनीज़ हैं, चिमनी, ठीक है। उसके अब चिमनी जो है उसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो चिमनी रहती है ना उसके अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल रहते हैं उसके एयर के साथ ही। देखते हो नहीं, चिमनी से काले रंग का धुआं निकलता है, तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल उस पर चिपके रहते हैं एयर के मॉलिक्यूल के साथ ही, तो ब्लैक स्मोक जैसा दिखता है, इसीलिए उसकी ज़्यादा हाई डेंसिटी। उसके बाद आता है अपना क्या, वाटर, फिर अपना हनी, फिर कॉटन, फिर चौक, फिर आयरन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये डेंसिटी, ठीक, समझ गए होंगे आशा करता हूँ। सेकंड में चलते हैं। सेकंड का ये पार्ट है टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों ये टैबलेट यानी ये एक रिटन लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका आप आंसर कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई आपको करूँगा। ठीक, आगे चलते हैं। कॉमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी,
फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ये सब बच्चों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। अब इसको इस वीडियो में डिस्कस तो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। अब अभी हमें बहुत टॉपिक कवर करने हैं। फिर भी अगर आपको इसको मन है जानने का, आप लिख के इसको कमेंट में बता सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थर्ड है अपना गिव रीजंस अ गैस फिल्स द वेसल कम्प्लीटली इन विच इट इज़ केप्ट। सो बच्चों, अगर किसी भी कंटेनर के अंदर थोड़ी सी गैस रखेंगे तो वो पूरे को फिल कर लेगी। ऐसा क्यों होता है? उसके पार्टिकल के बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो कंटिन्यूसली मूव करेंगे। और आपको जैसे आपने पढ़ा था, किसी गैस का फिक्स वॉल्यूम नहीं रहता, जितना आप छोड़ोगे उतना वो फैलेगा फैलेगा फैलेगा, समझे? तो ऐसे ही वो पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स स्प्रेड होते रहते हैं। यहाँ तक बात समझ गए? आगे चलते हैं। अपना बी नंबर है, गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो गैस जो है अपने वॉल्स जो है उसका कंटेनर पे प्रेशर डालते रहे, कंटेनर की वॉल्स हैं उस पर प्रेशर डालते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली हाई स्पीड पे रैंडमली मूव करते रहते हैं। आपने पढ़ा अभी अभी। उसके कारण वो लोग एक फोर्स लगाते हैं जो कि पर यूनिट एरिया पे लगता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। ठीक। थर्ड अपना आंसर होगा अ वुडन टेबल शुड बी अ सॉलिड। अब बच्चों, आपको जहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन मिले ट्रिकी सा, ये चीज़ सॉलिड क्यों है, ये चीज़ लिक्विड क्यों है, ये चीज़ गैस क्यों है, आपको सिंपल सिंपल सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को याद रखना है। जहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन आए उसकी कैरेक्टरिस्टिक से उसको मैच करा दीजिए। अब जैसे सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सॉलिड की फिक्स शेप है। अब यहाँ वुडन टेबल है, इसकी फिक्स शेप है। सॉलिड रिजिड होता है यानी हार्ड होता है, वुडन टेबल भी हार्ड होता है, रिजिड होता है। सॉलिड जो है अपना फिक्स शेप रहता है, इसकी भी फिक्स शेप है। सॉलिड का मास हमेशा बराबर रहता है यानी फिक्स रहता है, इसका भी मास फिक्स है टेबल का अपने। उसके बाद सॉलिड अपना जो है उसके वो क्या बोलते हैं अरे मॉलिक्यूलर इंटर स्पेसेस जो हैं नेग्लिजिबल होते हैं, टेबल में भी नहीं होते बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये कुछ नहीं हो सकता यानी। और एक और डिफरेंस, सॉलिड कभी फ्लो नहीं कर सकता, ये टेबल भी अपना फ्लो थोड़ी कर सकता है कभी। आपको ध्यान में रखनी है बस उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टेट की, और बस आपको उसी से उसको मैच करा देना है बढ़िया से सब एक्सप्लेन करके। आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे, कोई इसमें आपको नंबर काट नहीं सकता बच्चों। ठीक, आगे चलते हैं। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। तो बच्चों ये कह रहे हैं हम अपना हाथ को फ्रीली मूव कर सकते हैं एयर में। अब कैसे? एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में आपको वो स्पेसेस ज़्यादा होंगे, स्पेसेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो इससे आपके हाथ को कोई रोकने में दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। हालांकि अगर विंड स्पीड तेज़ हो तो आपके हाथ पे एयर का रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, यानी एयर भी आप पे प्रेशर दे सकता है, हाथ को मूवमेंट दिक्कत देगा, मगर वो तब हाई स्पीड विंड में होता है सिर्फ। और वही वो कह रहा है सेम चीज़ आप सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड पे करिए, तो उसके लिए आप कराटे एक्सपर्ट चाहिए। कराटे को देखे हो ना, एक हाथ मारते ही टट से टूट जाता है, हैं? वैसे ही सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस रहते हैं वो नेग्लिजिबल रहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी मॉलिक्यूल को, एटम को बहुत अच्छे से टाइटली बॉन्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, टूटने नहीं देता जल्दी बॉन्ड, तो इसलिए वो बहुत हार्ड होता है। इसको आप नॉर्मल हाथ से करिएगा ना, आपके हाथ टूट जाएगा। इसके लिए इसीलिए कहा गया है कराटे एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। समझ गए आप? फोर्थ में चलते हैं। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। मैंने आपको जैसे अभी ऊपर डेंसिटी में बताया, ये उसका आंसर आपको सेम इसमें मैच करा देना है। समझ गए? चलिए फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली लिक्विड जो रहते हैं वो लोअर डेंसिटी रहते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, बट यहाँ पे वही तो यार ट्रिकी क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चों। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से कम होता है तो यहाँ आइस को फ्लोट क्यों कर रही है? आइस को नीचे बैठ जाना चाहिए, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। यहीं पे एक ट्विस्ट आ जाता है। आइस का जो फ्रीजिंग के बाद आइस का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो नॉर्मल वाटर से चेंज हो जाता है, उसके अंदर एयर भी ट्रैप हो जाती है, हैं? तो इससे उसकी डेंसिटी पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, इसीलिए वो हमेशा फ्लोट करती रहती है। आइस की डेंसिटी कम हो जाती है एयर, क्योंकि एयर की डेंसिटी भी कम हो जाती है, अंदर एयर ट्रैप हो जाती है थोड़ी। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब अपने आगे चलते हैं। अपना 1.4 वाली हेडिंग है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट।
हाँ मैटर चेंज कर सकता है। आगे पढ़ते हैं। We all know from our observation that water can exist in 3 states: solid as ice, liquid as the familiar water जो आप पीते हैं, gas as a water vapor जब नहीं बॉइलिंग होती है तो वो उड़ता है वाटर वेपर। What happens inside the matter during the change of state? What happens to the particles of matter? What happens to particles of matter during the change of states? What does this change of state take place? How does this change of state take place? We need answers to these equations, isn't it? पूछ रहे हैं यार होता क्या है, जो उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, ये होता कैसे है भाई, उसके जब चेंज होता है स्टेट तो इसमें क्या हो जाता है ऐसा इन लोग पार्टिकल्स को जो अपना स्टेट चेंज करने लगते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं तो अपना दिखता है इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब मैंने कहा आपको स्टेट जो है वो डायरेक्टली आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जितना होगा उतना चेंज आएगा, टेम्परेचर जितना कम होगा उतना चेंज आएगा। टेम्परेचर पे पूरा चीज़ खेल डिपेंड करता है चैप्टर में, ठीक है। तो एक सेकेंड आ रहा बस। सो आगे चलते हैं। तो हमें यहाँ एक्टिविटी बताई गई 1.12 1.12 एक्टिविटी है। तो यहाँ पे लिखा है 150 ग्राम ऑफ आइस हमें लेना है, बीकर में डालना है और उसे हमें थर्मामीटर है उसके अंदर एक लगा देना, सस्पेंड कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बल्ब से जहाँ उसका बल्ब वाला रहता है ना एरिया, उसको अंदर डालना है हमें, उल्टा उल्टा मत डाल देना, ख़राब हो सकता है, ठीक है। उसको ये ध्यान रखिएगा आइस के कांटेक्ट में उसका बल्ब आना चाहिए, तभी टेम्परेचर के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपल सा हीटिंग का जुगाड़ रखा है, ठीक है। यहाँ देखिए आयरन स्टैंड है, हैं जिस पे वो खड़ा है, सब कुछ सारा सिस्टम वो आयरन स्टैंड है, ठीक। वो ट्राईपॉड स्टैंड के नीचे बंसन बर्नर है, बीकर के अंदर आइस है, उसके अंदर जो है ना ग्लास स्टेरर, फिर वो थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर को देखिए फिक्स कर दिया ताकि हिले ना अपनी जगह से, बार बार ग्लास का होता है ना, टूट सकता है। तो यहाँ हमने ऑब्ज़र्व किया, देखिए वो लिखा है ना फिगर 1.6 के आगे ए पोर्शन में, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, और बी पार्ट कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। यहाँ पे हमें 3 स्टेट मिले हैं चेंज, ठीक है। आइस यानी सॉलिड से लिक्विड हो गया। अब लिक्विड और हीट करेंगे तो लिक्विड से गैस में बदलेगा, यानी वाटर वेपर या स्टीम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको स्टार्ट करेंगे हीट करना लो फ्लेम पे, ठीक है। अब लो फ्लेम पे अगर आप इसको हीट करेंगे तो जो टेम्परेचर है आइस का वो अभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो आइस ही रहेगा। आइस मगर मेल्ट होना चालू हो जाएगी। अब रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक। ऑब्जर्वेशन आप रिकॉर्ड करिए। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन दिस बीकर एंड हीट वाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। हमें तब तक उसे गर्म करना जब तक वाटर बॉयल ना करने लगे, समझे, और वो भी उसे स्टिर करते करते। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर एज वेपराइज्ड, ठीक है। हमें उस पूरे वाटर को वेपराइज्ड करना है और उसे देखते रहना है, ऑब्जर्व करना है उसे बस, तभी तो हम समझ पाएंगे हो क्या रहा है यहाँ पे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। यहाँ तक एक्टिविटी अपनी कंप्लीट। अब आते हैं टॉपिक पे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी, the kinetic energy of the particle increases. Due to the increase in the kinetic energy, the particles start vibrating with a greater speed. The energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving freely. A stage is reached when the solid melts and it's converted into liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनके टेम्परेचर सॉलिड का जब इंक्रीज़ करते हैं तो उसका जो पार्टिकल्स के बीच का काइनेटिक एनर्जी है ना, उसका काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज़ होने लगता है। काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज़ होने से उसके जो पार्टिकल हैं वो और ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट करने लगते हैं। मैंने कहा था ना सॉलिड के बीच में वो क्या बोलते हैं स्पेस नहीं रहता, तो वो हिल नहीं सकता, बस वाइब्रेट अपनी मगर ग्रेटर स्पीड से करने लगता है। द एनर्जी सप्लाइड, जो हम लोग एनर्जी सप्लाइड करते हैं ना हीट के रूप में,
तो वो ओवरकम कर लेता है, इतना वहाँ हीट का एनर्जी हो जाता है, वो इतना हाई एनर्जी होने लगता है कि वो अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके ब्रेक कर देता है। और इसी से हमें कन्वर्जन देखने को मिलता है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स, जो अपना उसका फिक्स पोजीशन है ना, वो अपने फिक्स पोजीशन को छोड़ के दूर दूर होने लगता है। और हमने यही पढ़ा था कि लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो हेंस यहाँ पे चेंज हो जाता है, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट का कन्वर्जन हो जाता है जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल को ओवरकम हो जाता है। ओवरकम, ठीक, समझ गए होंगे यहाँ तक। अ स्टेट इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। द मिनिमम, अब यहाँ पे आप लोग मार्क कर लीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन एग्जाम में आता है क्वेश्चन, एक 2 नंबर का डिफाइन में। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो मिनिमम टेम्परेचर है सॉलिड का उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो अपना एटमॉस्फेयर है ना उसके प्रेशर के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब नीचे भी देखिए ब्लू बॉक्स के अंदर यही लिखा है उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब जो मेल्टिंग पॉइंट है ना सॉलिड का, वो एक इंडिकेशन है स्ट्रेंथ का, किसके स्ट्रेंथ का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ये समझ लीजिएगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना पावरफुल होगा, यानी उतना मजबूत चीज़ होगा वो। अब बर्फ़ कितना ही मजबूत चीज़ होता है भाई, उसको हम दांत से भी तोड़ सकते हैं, तो उसका उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई नहीं रहता। मगर क्या हम एक आयरन के उतने ही बड़े आयरन के ब्लॉक को तोड़ सकते हैं? ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है, उसको मुंह में लगा, उसको मुंह से तोड़ने की कोशिश करोगे तो दांत टूट जाएगा, वो नहीं टूटेगा, मुड़ेगा तक नहीं, पिचकेगा नहीं, समझे। आगे चलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। केल्विन आप जानते हैं ना, केल्विन एक डिग्री होती है, जैसे केल्विन का यूज़ होता है टेम्परेचर को मेजर करना। आइस जो है 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है आइस का, ठीक है। तो फ्रीज, तो उसको केल्विन में अगर किया जाए तो 273 पॉइंट समथिंग करके आता है कुछ इसका केल्विन, यही है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज दिस, ठीक। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। यहाँ एक और मार्क कर लीजिएगा, फ्यूजन भी आता है डिफाइन में। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, उसका टेम्परेचर तो सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, एनर्जी कहाँ चला जाता है। तो आगे हम लोग यही पढ़ते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे, आंसर दे सकता हूँ अभी, मगर आगे पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे पढ़ते हैं। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम does not change after the melting point is reached till all the ice melts। तो यहाँ कह रहा है, आप देखिएगा जब आप हीट करिए आइस, वो उतने ही ग्राम आइस को थर्मोमीटर लगाए रखिए, उसको हीट करिए, जब तक वो पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाएगा एक एक आइस, तब तक उसका टेम्परेचर ऊपर ना जाएगा ना नीचे जाएगा, रहेगा वो 0 डिग्री, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट। अगर हम आगे ऐसे ही और करते ना तो भी वो हीट उतना, वो उसका टेम्परेचर वही रहेगा सेम। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन द चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो हीट है ना, ये यूज्ड अप कहाँ हो रहा है, पूछ रहा है ना, हीट कहाँ चला जा रहा है बार बार, तो हीट यहाँ यूज़ हो जा रहा है, क्या करने के लिए यूज़ हो जा रहा है, चेंज ऑफ स्टेट। और चेंज ऑफ स्टेट क्यों हो रहा है, ओवरकम कर ले रहा है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन द पार्टिकल्स। एज दिस हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय आइस without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker, ठीक है, हिडन है जैसे। तो यहाँ कह रहा है कि जब हम हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है आइसी सारा, और वहाँ टेम्परेचर में राइज भी नहीं आ रहा, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है अगर हीट भी एब्जॉर्ब कर रहा है वो और टेम्परेचर भी राइज नहीं हो रहा। तो इसी को कहा जा रहा है, वो हीट जो है ना हिडन हो जा रहा है कंटेंट के अंदर, और इसी हिडन हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट।
अच्छा ये भी एक डेफिनेशन है, यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज लेटेंट हीट, या फिर डिफाइन करने को कहा जाता है। ये भी आप डेफिनेशन मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 1-2 नंबर का आता है एग्जाम में। लेटेंट हीट, हिडन हीट इनटू द कंटेंट्स, है ना, समझ गए आप यहाँ तक? इसको लेटेंट हीट कहते हैं। द वर्ड लेटेंट हीट मीन्स हिडन, लेटेंट हीट नहीं, द वर्ड लेटेंट इज, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट जो है ना, हिडन का वर्ड होता है, हिडन मीनिंग, ठीक है। और यहाँ हीट है, तो यहाँ हीट जो है हाइड हो जा रही है कंटेंट्स के अंदर, जो हम है ना कंटेंट वो बीकर के अंदर हाइड हो जा रही है, तो हो जा रहा है वो क्या बोलते हैं, हिडन इसको कहा जा रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जीज दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड at room atmospheric temperature on its melting point is known as latent heat of fusion। एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई बच्चों। आप देखिए यहाँ, यानी इस पेज से, पेज नंबर 7 से आप देखिए, पेज नंबर 7 से आपकी डिफ़िकल्टी चालू हो रही है। अब अभी तक तो सब छोटा मोटा बच्चा था, ये सब तो आप कर ही लेंगे अपने आप भी, मगर पेज नंबर 7 से आपकी डिफ़िकल्टी लेवल चालू हो गया है। अब आपको लेटेंट हीट में कन्फ्यूजन होगा। देखिए आपको इतनी मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एक पेज में मार्क करा चुका हूँ, लगभग 3, अब ये चौथी डेफिनेशन मार्क करा रहे हैं। द अमाउंट ऑफ हीट, देखिएगा हिडन के बाद है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज, उतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू रिक्वायर टू चेंज, 1 किलोग्राम सॉलिड को रिक्वायर, जितनी हीट एनर्जी लगेगी कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी समझ लो रूम टेम्परेचर पे, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमने अभी फ्यूजन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी बच्चों? फ्यूजन की डेफिनेशन है सॉलिड को जब स्टे हीट करते हैं, यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम फ्यूजन कहते हैं। तो वही कह रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आशा करता हूँ बात समझ गए होगे। सो द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एज द सेम टेम्परेचर। सो यहाँ कह रहा है वो पार्टिकल्स इन वाटर 0 डिग्री पे वो पार्टिकल जो हैं हैव मोर एनर्जी, जो हम एनर्जी दे रहे हैं ना उससे मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, ठीक। व्हेन वी सप्लाई हीट टू वाटर पार्टिकल्स, व्हेन वी हीट सप्लाई, सॉरी बच्चों बस थोड़ा नहीं, थोड़ा गला सूख रहा है, 1 मिनट आ रहा, हाँ तब से बोल रहा हूँ। हाँ तो हम कहाँ थे? व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। तो जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वाटर को, तो उसके जो पार्टिकल हैं वो और तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन टू ईच अदर। यानी हम जब इसे हीट करते हैं तो उसका मूवमेंट बढ़ जाता है पार्टिकल का। अब एक सर्टेन टेम्परेचर पे आते 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 उसके अंदर इतनी ताकत भर जाती है कि उसके अंदर जैसे ना इनफ ताकत आ जाती है टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उसे सॉलिड बनाए रखे है फोर्स, उसको तोड़ने की ताकत आ जाती है उसके अंदर। तो आगे देखते हैं। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। तो जो लिक्विड उसको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाए रखा था उसके अंदर ताकत आ गई, तो वो उसको ब्रेक कर देगा, ओवरकम कर लेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस स्टेट में, यानी क्या? वाटर वेपर। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों एक और आ गई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको मार्क लीजिए, एग्जाम में पूछते हैं डिफाइन में, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, या फिर डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो आप यहाँ मार्क कर लीजिए, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए? बॉइलिंग इज अ बल्क, क्या बोलते हैं इसे? बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना मतलब समझ रहे हैं ना? बॉइलिंग जो है एक भारी, इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा लगती है, फिनोमेना है, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट पहुंचाना बहुत इजी रहता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको पहुंचाना बल्क होता है, कठिन होता है। समझ गए? पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट, ठीक। आगे चलते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप एक और यहाँ पे देख लीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन अगर करेंगे हम केल्विन के अंदर, तो वो आएगा 373
डिग्री सेल्सियस। तो आपको एक और यहाँ कन्वर्जन का ट्रिक बताया गया है। कोई भी अगर आपको टेम्परेचर दिया गया है सेल्सियस में, आपको उसे कहा जाए कन्वर्ट करना है आपको इसे केल्विन में, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वो सेल्सियस जो दिया है उसके अंदर आपको ऐड कर देना है 273। आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा केल्विन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है बच्चों पेपर में, एनसीईआरटी में दिया है तो ज़रूर आएगा पेपर में। समझ गए? आगे चलते हैं। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? अब वेपराइजेशन क्या होता है बच्चों, आगे आप जानते हैं। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पार्टिकल्स इन स्टीम, दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, हैव मोर एनर्जी दैन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जैसे ये कह रहा है हमको उसी वे में इसको करना है जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किया था। 1 किलोग्राम सॉलिड को गर्म करने के लिए जितनी अमाउंट हीट चाहिए हमें, उसे कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ऐसे ही जो अमाउंट ऑफ हीट हमें लगेगी एक लिक्विड को वेपराइज करने यानी वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ गए? This is because the particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। ये क्यों हो रहा है यहाँ पे? because particles in steam, जो steam के particles हैं उन्होंने extra energy absorb कर ली है in the form of latent heat of vaporization। बात समझ गए? नीचे एक चार्ट दिया है सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट में। ये जब हीट देते हैं सॉलिड को तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जब लिक्विड स्टेट को हीट देते हैं तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। गैसियस स्टेट को वो वेपर स्टेट या वेपराइजेशन स्टेट भी कहते हैं। समझ गए? अब जब गैसियस स्टेट को कूल किया जाता है तो इस प्रोसेस को भी कहते हैं कंडेंसेशन, आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग। ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड स्टेट को जब हीट करते हैं तो इसे फ्रीजिंग कहा जाता है। फ्रीजिंग मतलब लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन। समझ गए? आगे चलते हैं। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। समझ गए? अब जब हम लोग को स्टेट ऑफ मैटर जो है उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, आप लोग बताइए। उससे हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं? खुद आप अपने मन में आंसर आ जाए, आप सोचिए, अगर आपका आंसर करेक्ट निकले आप तब मैच करिएगा। आपके पास 3 सेकंड दे रहे हैं, आप खुद बताइए। ठीक, ऐसा करता हूँ आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, उसका चेंज करेंगे टेम्परेचर, या तो उसका टेम्परेचर हम लोग कम करेंगे या तो हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तब जाके उसका चेंज हो जाएगा स्टेट। समझ गए? वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस एप्लीकेशन ऑन हीट। यहाँ पे समझाया जा रहा है, हमने अभी तक जो समझा सब्सटेंसेस जो हमारे आसपास हैं उनका चेंज ऑफ स्टेट कैसे होता है सॉलिड टू लिक्विड में हैं और लिक्विड टू गैस में, जब उनको हीट देते हैं। और समझ गए? बट हेयर, आगे चलते हैं, बट हेयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यार ये कैसे हो सकता है? बट देयर आर सम दैट कैन चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड, यानी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चला जाएगा, लिक्विड बनेगा ही नहीं बीच में। और वाइस वर्सा यानी इसका उल्टा भी हो सकता है डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में गैस से डायरेक्ट लिक्विड, गैस नहीं बना, सॉरी वो लिक्विड नहीं बना, सर डायरेक्ट सॉलिड में चला गया, ऐसा भी हो सकता है। अब आइए एक्टिविटी 1.13 पे। ठीक, यहाँ पे हमें कहा गया है ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ से सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी पिछले पे से चालू हो जाती हैं। समझ गए? इसलिए ये वाली एक्टिविटी पे ज़्यादा आप फोकस करिएगा, पिछली वाली एक्टिविटी में तो आप कर ही लेंगे आंसर, यहाँ करिएगा आप ज़्यादा। ठीक, हम यहाँ पे हमने एक वो चाइना डिश ली है, उसके अंदर हमने क्या बोलते हैं कैम्फर रखा है। अब कैम्फर जो है वो सब्लिमेट करता है। सब्लिमेट का मतलब समझ रहे हैं? सब्लिमेशन आपको प्रोसेस अभी आप आगे पढ़ेंगे। सब्लिमेशन का मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ, व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड एंड चेंजेस इनटू डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसे सब्लिमेशन कहते हैं। और जो रहता है ऑब्जेक्ट जो सब्लिमेशन करता है उसे सब्लिमेट कहते हैं। अब कैम्फर एक तरह का सब्लिमेट हो गया भाई, वो सब्लिमेशन करेगा यानी डायरेक्टली वो क्या बोलते हैं लिक्विड सॉलिड से गैस में बदलेगा, सब्लिमेशन होगा। चाइना डिश के अंदर हमने लिया कैम्फर यानी कपूर जो हम पूजा इस्तेमाल करते हैं ना, और जो उसके ऊपर रखा फनल,
फ़नल के ऊपर हमने लगा दिया कॉटन प्लग ताकि उसका बाहर ना निकले, अगर उसे नीचे से गर्म के नीचे रखा ट्राईपॉड वायर गॉज। उसके बाद है अपना बंसन बर्नर, उसको हीट करेंगे तो उसका वेपर बन जाएगा डायरेक्टली। और वो कहाँ जाए वेपर, ऊपर से हमने कॉटन प्लग लगा रखा है, तो जो सरफेस रहेगा ना फ़नल का उस पर वो जाके डिपॉजिट होने लगेगा, वाइट वाइट कलर का डिपॉजिट हो जाएगा, चेक कर सकते हैं आप। सब्लिमेशन ऑफ, ठीक, आगे चलते हैं। चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये मार्क कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वो लोग पूछते हैं, स्कूल वाले पूछते हैं डिफाइन सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन। सो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। टू द पॉइंट आंसर लिखिए, चाहे जितने मार्क्स को फ़र्क नहीं पड़ता, जितना आंसर का लेंथ होना चाहिए उतना ही लिखिए, ओवर मत लिखिए। साइंस मॉडर्न साइंस है और यहाँ पे आपको आंसर लंबे करने से ज़्यादा टू द पॉइंट आंसर करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको अपना आंसर का लेंथ हमेशा मिनिमम रखना चाहिए, मगर उसमें कंटेंट जो है वो हमेशा पूरा रखना चाहिए। समझ गए? ये पुराना अंग्रेजी नहीं है, इंग्लिश वगैरह की तरह पूरा पूरा पैरा लिखना पड़ रहा है एक आंसर के लिए ना। टू द पॉइंट, डायरेक्ट आंसर, फिलॉसफी यहाँ नहीं करनी है हमें। आगे चलते हैं। एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। यहाँ पे एक और आ गई है, और उसने कहा था ना ऊपर वाइस वर्सा, यानी वाइस वर्सा मतलब उल्टा, सेम इसके जैसा उल्टा। तो जब एक गैस डायरेक्टली चेंज हो जाती है सॉलिड में तो उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। अब आते हैं सेकंड अपने, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब अपना प्रेशर पे जब चेंज आता है तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं, आइए समझते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। वो क्या बोलते हैं, डिस्टेंसेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी हमने अभी तक जितना देखा डिफरेंस इन स्टेट ऑफ मैटर, वो सब क्यों हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। उसके पार्टिकल की दूरी पे डिपेंड करता है सब कुछ। अगर पार्टिकल पास होंगे स्पेसेस कम होगा, सॉलिड बन जाएंगे, दूर होंगे स्पेसेस थोड़ा और बढ़ेगा तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएंगे। जब एकदम दूर चले जाएं, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो वो गैस बन जाएगा। सिंपल सादा आप कंसेप्ट दिमाग में रखिए, पूरा चैप्टर आपको इजीली आ जाएगा, मेन कंसेप्ट अगर आप रखेंगे अपने दिमाग में। आइए, व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस एनक्लोज्ड इन सिलेंडर। कह रहा है अगर एक गैस को अगर कंप्रेस करें एक सिलेंडर में रख के प्रेशर लगा के खूब, तो क्या होगा, आइए समझते हैं। while the particles come closer will the particles come closer, यानी अगर गैस को रख के हम प्रेशर लगाएं उस पर एक सिलेंडर में रख के, तो क्या उसके पार्टिकल पास आ जाएंगे, आपको क्या लगता है आ जाएंगे? आइए देखते हैं। अब उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, क्या उसका चेंज हो जाएगा स्टेट ऑफ मैटर? बिल्कुल होगा। आइए, आफ्टर अप्लाइंग द, नहीं इसके पहले आप देखिए फिगर 1.8। हमने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर मतलब समझ लिया आप पिस्टन, पिस्टन समझ रहे हैं ना। अब पिस्टन क्या है, एक सिलेंडर जैसा होता है, उसके ऊपर सिलेंडर है, उसके ऊपर पिस्टन, जैसे सिरेंज, आप सिरेंज देखें हैं, सिरेंज तो जिसके अंदर वो दवाई भरा है उसे सिलेंडर कहते हैं, जो जो पीछे से धक्का मार रहा है अंदर की ओर उसे पिस्टन कहते हैं। ऐसे ही हमने एक सिस्टम बनाया, उसके अंदर गैस, फिर उसे प्रेशर लगाया, तो आप देखिए थोड़ा पास आए पार्टिकल सेकंड वाले फिगर में, फिर और पास आने लगे, ऐसे करके वो एकदम कंप्रेस हो गया। समझ गए? आगे चलते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। एक और यहाँ पे आ गया अपना क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कैन वी लिक्विफाई गैसेस। तो इसके लिए आपको लिखना है बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, यानी हमें दोनों काम एक साथ करना पड़ेगा, प्रेशर भी लगाना पड़ेगा और उसका रिड्यूस करना पड़ेगा टेम्परेचर भी एट द सेम टाइम, लिक्विफाई करने के लिए गैस को। हैड यू हर्ड ऑफ solid carbon dioxide CO2? It is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly into gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere. समझ रहे हैं? तो आपने वो पूछ रहा है कभी कि आपने सॉलिड CO2 के बारे में सुना है? इसे हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। वो सॉलिड रहता है और वो अंडर हाई स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर, और ये तुरंत डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है अगर उसका प्रेशर डिक्रीज कर दिया जाए टू 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर उसका कम किया जाए प्रेशर, तुरंत वो चला जाएगा सॉलिड से गैस में डायरेक्ट। ये भी एक सब्लिमेशन है, सब्लिमेट है वो एक ड्राई गैस।
दिस इज़ द रीज़न दैट द सॉलिड CO2 इज़ नोन एज ड्राई आइस। आप जैसे ड्राई आइस आइस नॉर्मल छूते हैं तो उसको छूने में आपको गीला गीला लगने लगता है, और ये आइस अपना मात्र 0 से -5 तक जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, मगर ये वाला आइस आपका चालू ही होता है माइनस में एकदम, और जाता है एकदम भयंकर। इसको आप छू नहीं सकते बिना ग्लव्स के, छूएंगे तो आपका हाथ में कोल्ड बर्न हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा आपका हाथ पूरा। अगर आपने इसको बिना ग्लव्स के छुआ आपका हाथ पूरी तरह ख़राब हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसको हम लोग को सेफ्टी के साथ छूना रहता है। डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है अगर इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम किया जाए तो, समझ रहे हैं। ये भी एक तरह का है ना। इस जो रहते हैं इसको ड्राई आइस कहते हैं। आपने जो स्टेज वगैरह में देखा होगा शादी पार्टी में, जो धुआं हुआ क्लाउड रहता है नीचे, वो भी इसी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, समझ गए। आगे चलते हैं। दस वी कैन से दैट द प्रेशर एंड द टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। अब हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर एक सब्सटेंस के स्टेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, सॉलिड भी कर सकते हैं, लिक्विड भी कर सकते हैं, गैस भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है तो क्या, सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर, वेदर इट इज़ सॉलिड लिक्विड और गैस। अब आप देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना है, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस से कन्वर्जन का पूरा बताया जा रहा है। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसे कहते हैं फ्यूजन, और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो उसे कहते हैं वेपराइजेशन। और जब वही, अब ये उल्टा चलेगा, एक बार साइक्लिक गया, अब ये ए साइक्लिक चलेगा उल्टा। अब जब गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं हम लोग डिपोजिशन। अब सॉलिड जब वो क्या बोलते हैं, सॉरी, अब जब लिक्विड डायरेक्टली सॉलिड में होगा तो उसे कहते हैं हम सॉलिडिफिकेशन। और जब एक गैस डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो उसे कहते हैं हम क्या, कंडेंसेशन। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आए हैं, इसमें अभी देखिए आपको पीछे जैसे एक ट्रिक बताई थी ना, वो सेल्सियस से वो केल्विन में कन्वर्ट करने की, वही यहाँ ट्रिक अप्लाई हुई है। आइए क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अब आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। 1 फर्स्ट है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। हमें केल्विन में दिया है और इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अब क्या करें भाई। अब जैसे अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 प्लस करना रहेगा, इसका मतलब यही है ना। अगर इससे हम लोग केल्विन में से 273 माइनस कर दें तो आंसर आएगा सेल्सियस में, बस यही होगा आंसर। आपको 300 केल्विन को सेल्सियस करना है, 273 माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। 573 दिया है, 573 केल्विन, तो इसमें से भी 273 माइनस कर दीजिए, फिर क्या आएगा आपका 300 डिग्री सेल्सियस। बस ऐसे ही होगा सब कुछ। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस, बताइए। आंसर आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, ये आप लोग के लिए क्विज है, ओके। और फिर बी ऑप्शन मैं बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी सा है। अब जो है आप में ज़्यादातर लोग कहेंगे, वो कुछ लोग कहेंगे वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पे रहेगा, कुछ लोग कहेंगे स्टीम में रहेगा यानी वेपर में रहेगा। हाँ, इन दोनों की जवाब सही है, मगर सिर्फ पार्शियली। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकता है, इसलिए यहाँ आंसर 2 पार्ट में, समझ गए। थर्ड है अपना, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कोई भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है वाइल चेंज ऑफ स्टेट। क्यों? उसके अंदर लेटेंट हीट रहता है, वो कुछ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए उसका वो टेम्परेचर चेंज ऑफ स्टेट करने के लिए उसे हीट चाहिए रहती है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ही तो होता है वो चेंज ऑफ स्टेट, समझ रहे हैं। फोर्थ है अपना, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। अभी भी आपको पीछे मैंने समझाया कि आपको देखिए ऊपर लिखा है ना, यहाँ पे देखिए, टू लिक्विफाई अ गैस वी नीड टू क्या, डिक्रीज इट्स टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। उसका प्रेशर हमको बढ़ाना है और उसका जो रिड्यूस करना है उसका टेम्परेचर को, तब जाके वो लिक्विफाई हो जाएगी। इन 2 ही मेथड हैं उसके लिक्विफाई करने के। तो आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और जो इस चैप्टर का लगभग हमारा हम लोग का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, वो है इवेपोरेशन। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में फ्री हैं, आस्क कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूंगा, ठीक। इवेपोरेशन, अपना जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन क्या होता है आप लोग बताइए।
इवेपोरेशन वो होता है जो जब कन्वर्जन होता है इवेपोरेशन लिक्विड से गैसियस में। आगे आपको और डिटेल में समझाते हैं, आइए। अब आइए, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? Can you quote some examples from everyday life where change of state of liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? पूछ रहा है आप अपनी डेली लाइफ में कुछ आप हो एग्जाम्पल तो आप बताइए जहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है लिक्विड से वेपर में, मगर वहाँ पे कोई हीट मतलब क्या बोलते हैं दे नहीं रहा, अपने आप हो रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट विदाउट रीचिंग, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं कर रहा, फिर भी वो वेपराइज हो रहा है। आपने कहीं देखा है? हाँ भाई मैंने देखा है। एक एग्जांपल बताऊँ? आप लोग बताओ, आप लोगों ने देखा है? चलो मैं ही बताता हूँ। जैसे आप कहीं पे भी, अब जैसे गर्मी का मौसम है, आप यहाँ पे ज़मीन में पानी गिरा दीजिए बाहर, स्प्रेड होगा? स्प्रेड होगा। अब आप देखिए बस 5-10 मिनट बाद जाइए, वेपोरेट होने लगेगा, यानी पानी गायब होने लगेगा। कहाँ जा रहा है भाई पानी? यहाँ तो कोई हम लोग उबाल भी नहीं रहे, हीट भी नहीं दे रहे, तो हो कैसे रहा है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यहाँ हो रहा है प्रोसेस। आइए आगे पढ़ते हैं। मैंने तो भाई यही देखा है, आप लोग अपना एग्जांपल दीजिए, ठीक? और अगर आपने कुछ देखा हो, मैं भी कुछ नया जानूँ भाई। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। वेट क्लोथ्स आर ड्राई अप। यहाँ देखिए एक और एग्जांपल आ गया, वेट क्लोथ्स ड्राई अप, यानी जो हम लोग जब वो क्या बोलते हैं कपड़े धो के डालते हैं बाहर, वो अपने आप सूख कैसे जाते हैं? कहाँ चला जाता है उसका पानी? यार यहाँ तो बॉईल भी नहीं कर रहे, कहाँ जाता है पानी? समझ में नहीं आ रहा। आइए आगे समझते हैं। व्हाट हैपन्स टू द क्या बोलते हैं वेपर। एक मिनट आए। हम कहाँ पे थे? We know that the particles of matter are always moving and are never at rest। यानी जो जितने भी हम पार्टिकल्स देखते हैं वो हमेशा मूविंग में रहते हैं, उनके पार्टिकल कभी रेस्ट पे आते ही नहीं। हम लोग जैसे नहीं कुछ समय बाद थक जाते हैं बैठ जाते हैं, वो लोग कभी नहीं थकते, हमेशा साले चलते रहते हैं, ठीक? एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस और लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब सारे भाई एक साथ थोड़ी भागेंगे, एक समान थोड़ी भाग सकते हैं, सबकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, शक्ति रहती है भागने की। एक बंदा नहीं ज़्यादा तेज भागता है क्लास का, एक बंदा बहुत धीमे भागता है, सबके एनर्जी पे डिपेंड करता है। समझ गए? आगे चलते हैं। इन दिस केस ऑफ लिक्विड्स a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapor। यहाँ कह रहा है इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, यानी जो ऊपर सबसे ऊपर गिलास में है, आप गिलास पानी लीजिए, उसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है सरफेस की एकदम, वो उसको यहाँ बताया गया फ्रैक्शन ऑफ वो लिक्विड, फ्रैक्शन ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस। अब वो उनकी हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, सरफेस पे जो है रहते हैं हायर काइनेटिक एनर्जी, तो उनमें ज़्यादा शक्ति होती है। किसके लिए? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा उसके अंदर शक्ति रहती है। समझ रहे हैं बात को? दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। यहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंट एक और डेफिनेशन आ गई है, इवेपोरेशन। क्या इवेपोरेशन है? फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। किसी फिनोमेना जो जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, मगर वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, तब उसे इवेपोरेशन कहा जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है? वेपराइजेशन तब होता है जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रहता है, और जब बॉयल रहता होता है तभी वो वेपर में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं। मगर जो एवपोरेशन है वो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट के नीचे चलता है हमेशा। बात समझ गए? और इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है, बल्कि वेपराइजेशन कभी कूलिंग इफेक्ट नहीं छोड़ता। इवेपोरेशन फास्ट होता है, नहीं इवेपोरेशन स्लो होता है, मगर वेपराइजेशन फास्ट होता है। क्यों? वहाँ पे हीट ज़्यादा दी जा रही है। समझ रहे हैं बात को? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट दी जा रही है। अब आइए देखते हैं कुछ फैक्टर रहते हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एक्टिविटी। हमने 5 ml वाटर लिया इन टेस्ट ट्यूब में, ठीक? टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर, उसको विंडो के थोड़ा नज़दीक रख दिया या फिर एक वो फ़ैन के नीचे रख दिया। अभी 5 ml ऑफ वाटर इन
और चाइना डिश हमने एक और लिया चाइना डिश, उसके अंदर भी रखा सेम अमाउंट 5 ml वाटर, और हमने उसे विंडो के पास या फिर फ़ैन के नीचे रख दिया उसको भी। उसके बाद टेक 5 ml ऑफ वाटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, और फिर हमें एक ओपन चाइना डिश यानी उसको ढकना नहीं है, खुले चाइना डिश के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेना है और उसे एक कबर्ड के अंदर या फिर शेल्फ के अंदर रख देना है। ठीक, अब हमें रिकॉर्ड करना है रूम टेम्परेचर, रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस। हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है कितने टाइम में ये सब इवेपोरेट हुए, कितने दिन लग गए इन लोग को इवेपोरेट होने में। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी सीजन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब कह रहा है जब बारिश का मौसम रहेगा ना तो भी आप सेम चीज़ करके देखिए और अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। इफ़ यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी यानी स्पीड विंड की ऑन इवेपोरेशन। बोल रहा है आप बताइए अब इनका क्या काम है भाई, आइए से आगे समझते हैं यही सेम चीज़। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ, हमें यहाँ पे कुछ फैक्टर दिए गए हैं जो इवेपोरेशन को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक, अपना यहाँ फर्स्ट है फैक्टर, वो है इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब जैसे सरफेस एरिया होता है ना अपना, कितना हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं बाहर के एटमॉस्फेयर से। एक गिलास पानी लीजिए आप, उसका जितना राउंड है उसका ऊपर, वो उसका सरफेस एरिया सबसे ऊपर वाला लेयर। और वहीं आप एक वो प्लेट ले लीजिए, उसके अंदर वही सेम चीज़ रखिए तो उसका सरफेस एरिया प्लेट का ज़्यादा होगा, क्यों, उसके पास ज़्यादा सरफेस है बड़ा। समझ रहे हैं ना बात को, तो ये भी अफेक्ट करता है, बताइए कैसे, आइए समझते हैं। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल while putting clothes for drying up we spread out them। अब ये कह रहा है अगर सरफेस एरिया उसका बढ़ गया है, बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ जाएगा, यानी सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इवेपोरेशन। तो आप एक प्लेट में रखिए वाटर लगभग 10 ml, वो स्प्रेड कर दीजिए, और एक ग्लास में रखिए 10 ml, कौन जल्दी इवेपोरेट होगा, आप कहेंगे प्लेट वाला। क्यों होगा, सरफेस एरिया उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या हो रहा है, वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो भी कम समय में, तो जल्दी इवेपोरेट होगा। उल्टा वो ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसे, एक्सपोज है एटमॉस्फेयर में, ये भी टाइम सही है। आगे चलते हैं अपने दूसरे फैक्टर पे। ठीक, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ये भी अपना दूसरा फैक्टर है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। यानी एक और हमारे पास इक्वेशन आई, टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है हाईली, मेन तो भाई टेम्परेचर ही है ना। आप ये जितने तीनों फैक्टर देख रहे हैं, अभी आगे और पढ़ेंगे दो, इन सब में भी टेम्परेचर ही मेन काम करेगा, समझ रहे हैं बात को। सो अब देखते हैं आगे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्यों, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, और वेपर स्टेट जल्दी आएगी। अब तीसरा अपना है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है बच्चों, ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जितना ही अपना ह्यूमिडिटी रहेगा उतना ही, जैसे बोलते हैं ना हाई ह्यूमिडिटी, यानी ये ह्यूमिडिटी है ना एयर की परसेंटेज में नापी जाती है। जैसे अभी अपना चल रहा है जैसे गर्मी का मौसम, तो लगभग 25-30% चल रहा है। वहीं रेनी सीज़न आता है ना तो नहीं चिप 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 हो जाता है पूरा, तब होता है लगभग 80 से 90%। ठीक है, वाटर वेपर जो कंटेंट है 80 से 90% पहुँच जाता है, सच अ हाई टेम्परेचर, इतना हार्ड हो जाता है ह्यूमिडिटी, तब चिप होता है यार, तब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए रेनी सीजन, तब काम आता है अपना एसी। समझ रहे हैं, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। द एयर अराउंड अस कैनॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। यानी जब जो अपना एयर है वो एक लिमिट तक ही अपने अंदर वाटर वेपर को स्टोर रख सकता है, लिमिट से ज़्यादा होगा छोड़ने लगेगा हर जगह पानी,
आप देखिए रेनी सीजन वगैरह में दीवार हमेशा थोड़ी भीग जाती है, गीली गीली सी। वो क्यों होता है? एयर में वाटर वेपर ज़्यादा हो जाता है तो अपना डिपॉजिट करने लगती है। थोड़ी देर आप रेनी सीजन में बैठ जाइए पंखा बंद करके या कूलर बंद करके, आप पसीने पसीने हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आपका बॉडी तो हीट हो ही रहा होता है, मगर आपका जो स्वेट है वो उड़ेगा नहीं। स्वेट क्यों नहीं उड़ेगा? एयर एयर बोलने लगेगा, अरे भाई हमारे पास ऑलरेडी इतना ह्यूमिड है, ऑलरेडी हमारे पास बहुत वाटर वेपर है, अब तुम अपना पसीने अपने पास ही रखो। वो लेगा ही, आपका पसीना वेपोरेट होगा ही नहीं, तो आपको और गर्मी लगेगी, चिपचिप होगा। यही तरीका है, रुमाल से पोछो, हटाओ जल्दी जल्दी। समझ गए? आगे चलते हैं। द एयर अराउंड अस कैनॉट हो, नहीं ये तो हो गया। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। यानी अभी अभी समझा है ना, वो पसीना लेगा ही नहीं, वो कहेगा रखो, हमको नहीं चाहिए कुछ। तो यहाँ पे भी डिपेंड करता है, द रेट ऑफ द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इवेपोरेशन। अगर वो जो अपना एयर है उसका ह्यूमिडिटी हाई रहेगा, यानी वाटर वेपर कंटेंट उसका हाई रहेगा, तो वो और वाटर वेपर लेगा ही नहीं, वेपोरेशन कम हो जाएगा। कहेगा ऑलरेडी हमारे पास बहुत है भाई, और क्या करेंगे हम खा के? हैं बताओ। तुमको अगर खाना खिलाया जाए लगातार, तुम एक समय बोलोगे ना और नहीं बस अब नहीं खा सकते, वही एयर है, ऑलरेडी बहुत वाटर वेपर है, अब और लेने से वो मना करेगा, होगा ही नहीं प्रोसेस ढंग से। समझ रहे हैं? अब देखिए आगे, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड का जो स्पीड है ये भी एक फोर्थ फैक्टर है, इफेक्ट करता है एवेपोरेशन को। आइए समझते हैं आगे इसके बारे में भी। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। यानी जब देखिए हवा चल रही रहती है तो आपके क्लोथ्स जो है ना वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं बाहर, कुछ समय आप छोड़िए ड्राई हो जाएंगे तुरंत। क्यों हो जाते हैं ड्राई? विंड स्पीड तेज होता है। With increase in the wind speed, the particles of the water vapor move away with the wind. जब जब विंड का स्पीड बढ़ता है उतनी ही तेजी से जो पार्टिकल है ना वाटर वेपर के जो निकल रहे हैं, उतनी ही तेजी से उसके साथ वो कैरी आउट हो जाते हैं, यानी मूव कर जाते हैं उसके साथ ही, विंड के साथ ही। और जब डिक्रीज हो जाता है वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, ठीक समझ रहे हैं ना बात को आप? आइए आगे बढ़ते हैं। अपना दूसरा है, ठीक लास्ट टॉपिक रहेगा ये शायद, लास्ट होगा ये शायद। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। कह रहा है ओपन वेसल जो है, द लिक्विड कीप्स ऑन, उसके अंदर से लिक्विड इवेपोरेट होता ही रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, सराउंडिंग से जो उसके लिक्विड रख के पार्टिकल रहते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही रहते हैं, करते रहते हैं, इसीलिए इवेपोरेशन चलता रहता है। तो अब वो अपना इवेपोरेट वो क्या बोलते हैं, एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? टू क्या? रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। समझ रहे हैं? दिस एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू मेक द सराउंडिंग कोल्ड। यानी जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो अपने सरफेस को कूल करता है, यानी कहता है ना कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है। कूलिंग इफेक्ट क्यों छोड़ता है? जब उसका वेपर उड़ता है तो अपने साथ हीट ले जाता है अपने आसपास की सराउंडिंग को। समझ रहे हैं बात को? अब आगे चलते हैं। वॉट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन, यानी नेल पॉलिश रिमूवर को एसीटोन भी कहते हैं, ऑन योर पाम। कह रहा है जब आप एसीटोन को लगाएंगे अपने पाम पे तो क्या होगा भाई? बहुत ठंडा ठंडा लगेगा। क्यों ठंडा ठंडा लगेगा? उसका जो क्या बोलते हैं इवेपोरेशन है वो तुरंत इवेपोरेट कर जाता है, और आपके हाथ का जो हीट है वहाँ पे उस एरिया का वो ही तुरंत खींच के ले जाता है अपने साथ ही, आपको वहाँ पे कूल कूल फील होता है। समझ रहे हैं? द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, यानी हीट ले लेता है एनर्जी, हीट एनर्जी और योर सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। ठीक, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और open ground because the large latent heat of the vaporization of water helps to cool the hot surface। इसी ट्रिक का ऊपर इस्तेमाल होता है। आप देखिएगा गर्मी के सीज़न में लोग अपने छत पे या ग्राउंड वगैरह में खूब पानी मारते रहते हैं। क्यों पानी मारते हैं? ताकि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, गर्मी कम लगे। गर्मी कम क्यों लगेगी? जब पानी डालेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा,
इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो वो अपने वेपर के साथ साथ आसपास की सराउंडिंग की हीट को भी एब्जॉर्ब करके ले जाएगा अपने साथ। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए लोग वो अपने छत पे पानी स्प्रिंकल करते हैं, ग्राउंड में पानी स्प्रिंकल करा देते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी किस चीज़ की यूज़ हो रही है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसको मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। Can you cite some more examples from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? Why we should wear cotton clothes in summer? हमें समर में कॉटन के ही क्लोथ क्यों अच्छे लगते हैं, क्यों पहनने चाहिए? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? हर चीज़ में यार यही दिक्कत हो गई तो अपना यार यही दिक्कत है ना, जो चीज़ हमें हम पहन रहे हैं बस करते ही रहते हैं, कभी मतलब जानने की कोशिश नहीं करते। अब यहाँ हम मतलब जानेंगे कॉटन के ही कपड़े क्यों पहनते हैं, आइए आगे समझते हैं। सो ड्यूरिंग समर, वो क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। जो गर्मी है हमें जो हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो हमें कूल क्यों रखता है? बताइए। इवेपोरेशन से जो भी हीट निकलता है पसीने के रूप में निकलता है, पसीना इवेपोरेट करके हमें इवेपोरेट होके हमें कूल वो फील कराता है। वी नो डैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द surface ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of the vaporization is absorbed from the body, leaving a body cool. जो उसका लेटेंट हीट है वेपराइजेशन का वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी से, इसीलिए वो क्या हो जाती है, बॉडी कूल हो जाती है। समझ रहे हैं? कॉटन इज बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर एंड इजी वेपराइजेशन। समझ गए बात को यहाँ तक? आइए अब आगे बढ़ते हैं। Why do we see water droplets on the outer surface of the glass containing ice cold water? पूछ रहा है, जब आप ठंडा एक ग्लास लेते हैं उसके अंदर आइस कोल्ड यानी चिल्ड वाटर डालते हैं, सरफेस पे उसके वाटर ड्रॉपलेट क्यों आ जाता है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। Let us take some ice cold water in a tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. Water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass of water. सरफेस जो उसके ठंडे सरफेस के जब कांटेक्ट में आता है वाटर वेपर एयर का, तो कंडेंस होने लगता है, यानी उसी के अंदर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है वाटर वेपर, और क्या फॉर्म करता है, वाटर ड्रॉपलेट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास या टम्बलर। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अब लास्ट हमारा सेट बचा है क्वेश्चंस का। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर देन ऑन अ हॉट ड्राई डे? यानी पूछ रहा है एक डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ ड्राई डे। यार इसका ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है, आप लोग को ये ज़रूर आना चाहिए। आप लोग इसका आंसर भी कमेंट में बताइएगा, ठीक? आई रिप्लाई यू। आप लोग बेझिझक कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल आराम से बताइएगा अपना, ठीक? सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट? अर्थन पॉट क्या होता है बच्चों? मटका, जिसमें हम लोग मिट्टी का जार रहता है ना, खरीद के लाते हैं हमारे यहाँ पानी ठंडा करने के लिए। बिकम कूल ड्यूरिंग द समर, कह रहा है उसके अंदर से क्यों हो जाता है पानी ठंडा? यार पता नहीं उसके अंदर क्या सिस्टम लग रहता है जो नॉर्मल पानी को इतना ठंडा कर देती है। उसके पीछे का भी एक मैकेनिज्म है। यहाँ पे किस चीज़ की प्रॉपर्टी काम आ रही है? इवेपोरेशन की। अब इवेपोरेशन देखिए यहाँ कैसे हो रहा है। अब आप कहेंगे इवेपोरेशन कहाँ हो रहा है, हम तो मटका ढक के रखते हैं। नहीं, जो आप मटका रहता है आपका अर्थन पॉट, उसके जो सरफेस है उसमें बहुत बहुत माइन्यूट पोर्स रहते हैं, ठीक? पोर्स रहते हैं। अब उसके अंदर से एयर का फ्लो रहता है, कंटिन्यूसली एयर पास फ्लो, तो वहाँ इवेपोरेशन होता है। जैसे कि आप कभी गर्मियों में मटके का सरफेस छुए आपको ठंडा ठंडा लगेगा, क्यों? वहाँ इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर में कन्वर्ट होने से क्या होता है, वहाँ का हीट एब्जॉर्ब करके ले जाता है अपने साथ वाटर में, ठीक? वहाँ का सरफेस कूल कर देता है। ऐसे ही हमारा मटके का पानी भी ठंडा हो जाता है।
ऐसी देखिए, हम लोग स्टार्टिंग, हम लोग पुराने ज़माने से हैं, कोई साइंस का इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी हम लोग को इतनी सारी चीज़ें पता है। हम लोग बिना कुछ नॉलेज कितना बढ़िया काम करते हैं, समझिए। आगे चलते हैं। वाई डज आर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट? हमारा जो पाम है वो पेट्रोल, परफ्यूम या एसीटोन से कूल क्यों हो जाता है? अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर। तो बच्चों, इन ये जो तीनों यहाँ सब्सटेंस है ना, इन तीनों का जो एवेपोरेशन का टेम्परेचर बहुत बहुत, क्या बोलते हैं उसे यार, रूम टेम्परेचर से भी थोड़ा नीचे चला जाता है, ठीक। तो ये लोग रखते ही अपने पाम पे तुरंत इवेपोरेट करने लगते हैं यार। और इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में वो वेपर निकलते हैं, वेपर आसपास की सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब करके अपने साथ ले जाते हैं, समझ गए? इसीलिए आपका हाथ जो यानी पाम है ठंडा हो जाता है, कूल फील आप करते हैं। वाई वी फोर्थ नंबर, वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। अब आपको चाय दी जाए या मिल्क दिया जाए तो एकदम गर्म, तो आप क्या बोलते हैं उसके, सॉसर में आप डाल के अच्छे से पी पाएंगे, बल्कि आप कप में आपको सिप कर करके आराम से पीना पड़ेगा, वरना आपका मुंह जल जाएगा। अब यार सॉसर में क्यों पीना पड़ता है? सॉसर में आराम से क्यों पी लेते हैं? क्यों? यहाँ सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन जल्दी होगा, इवेपोरेशन जल्दी होगा तो यहाँ पे वो चीज़ जो रहता है ना, वो ठंडा जल्दी होगा, समझ गए? इससे आप आसानी से इसको ड्रिंक कर पाते हैं। अपना फिफ्थ नंबर, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड बी वियर इन समर? हमें कौन से टाइप के वेयर करने चाहिए समर में क्लॉथ्स? सिंपल आंसर, हमें कॉटन के लाइट क्लोथ्स वेयर करने चाहिए। इसका आंसर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर पोर्स रहते हैं जिसके अंदर से एयर फ्लो होता रहता है। एयर फ्लो होगा तो इवेपोरेशन होता रहता है, शरीर का सारा जो हीट रहता है वो इवेपोरेशन के थ्रू पास होता रहता है, तो हमें उससे कूल फील होता है, समझ रहे हैं? और वो हमारे स्वेट को भी एब्जॉर्ब करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अपना ये जो है ना, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हमारे इस बार के जो सिलेबस है उसमें आ नहीं रहा है बच्चों, ठीक। तो इसको अभी काट दिया गया, या फिर अगर आपको इसको पढ़ना हो तो आप एक और कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगा, मगर ये अभी के सिलेबस में मुझे दिखा नहीं है कहीं सीबीएसई के, इसीलिए सीबीएसई ने एनसीईआरटी से इसको हटवा दिया है, एनसीईआरटी ने, ठीक। तो अगर आपको ये अलग से पढ़ना हो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों। इसी के साथ साथ हमारा ये वाला आज का चैप्टर ओवर हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया, कोई भी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर आपको बनता है गाइस। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आशा करता हूँ इस पर रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं आगे भी काम कर सकूँ। आप लोग का धन्यवाद, जय हिंद। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में फ्री हैं आस्क करने के लिए। थैंक यू।